एनसीईआरटी का टेस्ट नंबर 4 है, जो कि मुख्यतः ठीक है 80 प्रश्न होंगे, जिनमें से क्लास 11 ठीक है, क्लास 12 ठीक है के ज्यादातर क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिले। 80 प्रश्न आपको हिस्ट्री से होंगे, और 22 से लेकर 28 जनवरी तक मतलब एक सप्ताह का आपको इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लासेस यहीं पे शुरू करते हैं, ठीक है। विशेष डिटेल्स के लिए ग्रुप में सारा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं किस प्रकार से आपको आगे की क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है कि सरापाई स्थलों पर नहरों के अवशेष मिले हैं। बताइए, स्वर्तभुई में मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं, लोथल में मिले हैं, या फिर धौलावीरा में मिले हैं, ठीक है। नहरों के ठीक है अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो क्या बताएंगे, नहरों के अवशेष। पहला ही क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, नहरों का अवशेष बताइए। तो इसका आंसर होगा स्वर्तभुई। क्या होगा, स्वर्तभुई से आपके नहरों का अवशेष मिले हैं। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए, स्वर्तभुई कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये हड़प्पा नामक स्थल जो अफगानिस्तान में पड़ता है, कहाँ पे मिलता है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे इस स्थल से मतलब हड़प्पा के कुछ हड़प्पा स्थल के नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। परंतु पंजाब और सिंध में किसी भी प्रकार के आपको अवशेष आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखें। बाकी धौलावीरा में बात करेंगे, यहाँ से आपको क्या मिला है, गोदीबारा मिला है। क्या मिला है यहाँ से, गोदीबारा मिला है, ठीक है। धौलावीरा से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए संचयन संचयन के हेतु किया जाता था, ठीक है। जबकि नहर कहाँ से मिले, स्वर्तभूमि में मिला है। यह स्थल कहाँ पे है, कहाँ पे यह स्थल, अफगानिस्तान में। लोथल कहाँ पे है, जल्दी जल्दी बताइए विचार। गुजरात में। लोथल गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा आप लोग जानते हैं, धौलावीरा बताने की आवश्यकता हमें है नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करने हैं। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया था, जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था, ठीक है। नीचे बनाया गया था, दूसरा वाला कहाँ पे बनाया गया था, नीचे बनाया गया था, जो कि मतलब क्या थी, आम लोगों की रहने वाली थी, ठीक है। तो ये नीचे वाला हिस्सा जो था ना, नीचे वाला हिस्सा जो था बड़ा था, ठीक है, बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। ऊंचा वाला जो हिस्सा जो था, जहां पे महत्वपूर्ण भवन वगैरह जो थे, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान वगैरह थे, सबके सब ऊपर था, लेकिन वो छोटा हिस्सा था, ठीक है। कहा जाता है वहां के समाज के जो बड़े लोग थे, इलाइट क्लास थे, ठीक है, उस समय भी अमीर गरीब थे, हड़प्पा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में भी, ठीक है। तो वहां पे ऊपर वाले हिस्सा में रहते थे, लेकिन वे छोटे थे, ठीक है। तो दोनों को दोनों कथन सही है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऊंचाई पे जो स्थान था, जिसको दुर्ग कहते थे, हाइट पे जो था, ऊंचाई पे बनाया गया था, वो छोटा था लेकिन ऊंचा था, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा की बात करेंगे तो बड़ा था लेकिन, ठीक है, नीचे था, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गलत ना करेंगे एग्जाम में। इसके दोनों के दोनों सही है, ठीक है। और समानांतर शहर की बात करेंगे तो दो हिस्सा में बटा हुआ था, ठीक है। क्या था, तो एक ऊपर का हिस्सा था, एक नीचे का हिस्सा था, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हड़प्पाई समाधानो, ठीक है। हड़प्पा ये चैप्टर कहाँ से था, तो ध्यान में रखेगा, ये सारे के सारे 12वीं क्लास है। 12th क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझाया है, पहला चैप्टर ही आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे, हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से विचार करने हैं। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं। पुरुष और महिला दोनों की समाधानों से आभूषण मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु को दफनाने में विश्वास था, ठीक है। तो ये वाला तो सही है, ठीक है, ये वाला सही है। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा मिले, क्योंकि आत्मा वगैरह में ये लोग तो विश्वास करते थे, ठीक है। उसके बाद पुरुष और महिला दोनों के समाधानों में, ठीक है, आभूषण मिले हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिलाएं भी पहनती थी, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने का विश्वास नहीं था। ऐसा रिवाज आपको नहीं देखने को मिलता है। तो आपके दो सही हो गए, ठीक है, पहला और दूसरा सही, जबकि तीसरा क्या है, गलत है। आवाज नहीं जा रही क्या ठीक से हमारी, आ रही आ है रही सर। है। ठीक है। जबकि आप देखेंगे से मतलब हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल में एक सभ्यता दक्षिण भारत में बाद में विकसित होती है, हालांकि ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल का आसपास में, वहां पे बड़े बड़े पत्थरों से मतलब क्या किया जाता था, मृत शरीर को ढक दिया जाता था, ठीक है, पाषाण का। वहां पे मतलब जाता से वहां पे आप देखोगे तो मतलब महत्वपूर्ण चीजों को साथ में मतलब दफनाया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिला है। बाकी हड़प्पा सभ्यता की बात करोगे तो यहाँ पे समाधान भी था और दाह संस्कार भी होता था, दोनों प्रकार के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न देखिए, ठीक है, हड़प्पा काल में वस्तु और उनके प्राप्ति का स्थान बताइए, ठीक है। तांबे कहाँ से आते थे, खेतरी। बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आते थे, खेतड़ी से आते थे। मतलब कहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब बताना है, ठीक है। आप हमें ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा, शंख कहाँ से आते थे,
शंख सूर्य। वहां से ही आएगा जहां पे समुद्र आएगा होगा, ठीक है, जहां पे समुद्र होगा वहीं से शंख आएगा, मतलब बालाकोट इज द राइट आंसर, ठीक है। लाजवट मणि कहाँ से आते थे? सोर्तुगाई। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे कहाँ से, सोर्तभुई से आते थे, ठीक है। और सोना कहाँ से आता था? तो कोलार से आता था, जो दक्षिण। कि दक्षिण भारत में पड़ता था, ठीक है, इसको आपको मिला लेंगे, तो ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, शंख कहाँ से आते थे? बालाकोट से आते थे, बालाकोट समुद्र के किनारे था। लाजवट मणि की बात करेंगे, सोर्तघई से आता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा की बात करें, खेतड़ी से आता था, जो कि राजस्थान में पड़ता था। और यहाँ पे क्या बच गया? सोना सोना। की बात करें, दक्षिण भारत से आता था, कर्नाटक में पड़ता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये दक्षिण भारत में था, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। क्या बोलते थे इनको? कोलार बोलते थे, क्या बोलते थे? कोलार, वहां से आता था, ठीक है। ये सारा हम लोगों ने मिला लिया। अब चलेंगे 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। दिलमुन के लेख से हड़प्पा को मेलुहा कहा गया, क्या ये बात सही है? दोनों सही है। मेसोपोटामिया में तो मेलुहा बोला जाता था। ठीक है, ये गलत है, ध्यान में रखिएगा, ये गलत है। यहाँ पे दिलमुन के लेख में नहीं, मोसोपोटामिया के लेख में हड़प्पा को बेलुगा कहा गया, बाकी सही है। हड़प्पा व्यापार समुद्र मार्ग से भी होता था, दिलमुन के लेख में नहीं, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो ध्यान रखिए, मोसोपोटामिया के लेख में, ठीक है, संभवतः बहरीन द्वीप मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए पृथक शब्द नामक क्षेत्रों के संपर्क की जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिलमुन नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोसोपोटामिया हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो इसका गलत हो गया, केवल एक सही है, दूसरा वाला क्या है? गलत है, ठीक है। आप चलेंगे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। बाट सेलखरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, कुछ पहला स्टेटमेंट है, बात करेंगे। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। केवल पहला। गलत है, ठीक है, पहला भी गलत है, क्योंकि सेल गलत खरी से गलत। नहीं बनता था, ठीक है, चॉट से बनता था। बाट किससे बनता था? चॉट नामक एक विशेष पत्थर था, उससे बनता था। सेल खरी से क्या बनता था? तो सेल्फ खरी से ये लोग वो बनाते थे, क्या बोलते हैं? मोहर। मोहरे बनाते थे। मोहर क्या मोहर बनाते का। थे? शेल खरी से क्या बनते थे? मोहरे बनते थे। जबकि चट नामक विशेष प्रकार के पत्थर से बाट बनते थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव के थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विधारी प्रणाली के थे, तो ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान में। इन बाटों का निचले मानदंड जो थे द्विधारी थे, जैसे कि एक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक था, दो था, चार था, आठ था, 16 था, 32 था, इस अनुपात में मुख्यतः देखने को मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो था 12,800 तक चला जाता था। कब तक, कितना तक चला जाता था? तो 12,800 तक चला जाता था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया थी, चल रही थी। तो इसका केवल एक, इसका बात करेंगे, दोनों कथन जो है गलत है, क्योंकि बाट जो पत्थर से नहीं बनता था, ध्यान में, किससे बनता था? रखना, चार्ट से चट बनता था। किससे बनता था? चार्ट से बनता था, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे चलेंगे तो आप हमें ये बताइए, ठीक है, क्या बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता का अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन गलत है जिसे हड़प्पा सभ्यता नाश हो गया? नए बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, ठीक है। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया। हड़प्पाई वस्तुओं की संख्या कम हुई। बताइए क्या होगा? भौतिक सी वाला संस्कृति होगा। वाला है। सी एक 101। मिनट रुकिएगा, एक सेकंड। क्या आंसर बताया आप लोगों ने? सी ये तो वाला होगा। भौतिक संस्कृति लग रहा है। नहीं, 101। बी वाला क्या होगा? हड़प्पा संतलों में बी ऑप्शन। ठीक है, हड़प्पाई बस्तियों की संख्या, मतलब ध्यान में, इसमें क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता का अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन क्या है सो आपको चुनना है। तो ये हड़प्पाई अच्छा, बस्तियों की सब संख्या पे मतलब चुनना कम हो गई, सो है, ठीक है। बाकी सारे के सारे सही रीजन माने जाते हैं, लेकिन परफेक्ट है। रीजन क्या था जिससे हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया, अभी तक पता नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई, ये गलत। लेकिन सबसे जो प्रमुख कारण जो माना जाता है, सबसे जो प्रमुख कारण है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है क्या कारण है। तो बाट का थ्योरी जो दिया जाता है, तो सबसे प्रमुख कारण मानी जाती है, ठीक है।
1800 ईसा पूर्व तक आप बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता ध्यान में रखेंगे तो अपना विकसित हड़प्पा स्थल धीरे धीरे त्याग दिया गया, ठीक है। और हड़प्पा स्थल की बात करेंगे, सर्वाधिक हड़प्पा स्थल, ठीक है, भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या बताएंगे? गुजरात में। गुजरात। बिल्कुल, आजादी के बाद सबसे ज्यादा यहीं पे खोजे गए, तो सर्वाधिक में यहीं पे है। द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखा? द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखा था, क्या बताएंगे? राव साहब ने लिखा, ठीक है। एस एन राव साहब ने पुस्तक लिखी जिनका नाम था, क्या नाम था? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलते खोजकर्ता व उनके संबंधित स्थलों का मिलान करना, तो मिलान कीजिए, क्या होगा बताइए, मिलाइए आप लोग जल्दी। कालीबंगा का लोथल, बीबी लाल। कालीबंगा का बेस्ट किए थे क्या? लाल कालीबंगा। पूरा आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। ए नंबर। एक का बी। और कोई आदमी? मुगल, बहावलपुर, बी लग रहा है। बिस्ट, धौलाधर। सर सी नंबर होगा। इसका ए आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? 9 का आंसर की बात करेंगे, 9 का आंसर ए होगा, ठीक है, ध्यान में रखें, क्या हो जाएगा? 9 का आंसर की बात करेंगे 1 होगा, ठीक है। देखिए एस ए राव की बात करेंगे, लोथल, इसमें क्यों दिक्कत हुआ, ठीक है। बीबी लाल ने किसका किया था, ठीक है, अभी इनको पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया, हाल फिलहाल में देहांत भी हो गया है इनका, ठीक है। आर एस मुगल ने किनका किया था, ठीक है, बहावलपुर का किया था, ठीक है। बीस साहब ने किसे किया था? धौलावीरा का किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, हड़प्पाई मुहर पे कनिंगम की रिपोर्ट आती है, ठीक है, 1875 में आती है, ठीक है। उसके बाद 1921 में देखेंगे तो माधव स्वरूप बख्श के द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का प्रारंभ किया गया, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे 1925 में मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो के उत्खननों का प्रारंभ होता है, ठीक है। और 1946 में देखेंगे तो व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में मतलब उत्खनन प्रारंभ होता है। स्थल पहले खोज लिया गया था लेकिन मतलब उत्खनन वगैरह बाद में होता है, ठीक है। राव साहब ने लोथल का किया, बीबी लाल और एक और भी था, बीके थापर के नेतृत्व में कलिबंगन का उत्खनन शुरू होता है, 1960 में होता है, ठीक है। तो सबका नाम एक बार आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे राव क्या हो जाएगा? लोथल, बीबी लाल, कालीबंगा, ठीक है, एस आर मुगल, बहावलपुर, और एस आर बिस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में आपको रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला, क्या बताएंगे? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। बताएंगे? जेम्स प्रिंस। प्रिंसेप ने, ठीक है, कब निकाला था? 1787 में। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप की बात करेंगे तो भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, ठीक है, जब इन्होंने 1837 में मतलब उनको मतलब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। क्या चीज को पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सबसे पहले श्रेय जो था प्रिंसेप को ही जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पैंथलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को खोजा था, किसने खोजा था? 1750 में पैंथलर ने सबसे पहले खोजा था, लेकिन पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जेम्स मिल ने क्या किया था, बता सकते क्या जेम्स मिल ने क्या किया था? जेम्स मिल ने, ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्री था, वो किन्स था अर्थशास्त्री। जेम्स मिल ने क्या किया था? भारतीय इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटा था, ठीक है। एक में रखा था हिंदू, दूसरा में रखा था मुसलमान, और तीसरा कैटेगरी में इसने रखा था ब्रिटिश को रखा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे गए, क्या ये बात सही है? तमिल भाषा में भी अभिलेख आपको देखने को मिलते, क्या ये बात सही है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही, कि दोनों सही है? दोनों सही होगा सर, दोनों सही है। ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखे गए थे, प्राकृत में लिखे गए थे। किसमें लिखे थे प्राचीनतम अभिलेख? किसमें लिखे गए थे? और महावीर स्वामी, सॉरी, प्राकृत में लिखे गए थे। किसमें लिखे गए थे? प्राकृत में लिखे गए, ठीक है। और तमिल भाषा में भी आपको अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है, ठीक है। प्राकृत किन भाषा को कहते थे? प्राकृतिक भाषा की बात करेंगे तो जनमानस की भाषा थी, आम लोगों के द्वारा इन भाषा को मतलब क्या किया जाता था? बोला जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अर्धमागधी भी बोला जाता है ना? हाँ, प्राकृत को अर्धमगधी के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी गलती है, ठीक है। ब्राह्मी बात करेंगे, भाषा नहीं है, ब्राह्मी क्या है? लिपि है। ब्राह्मी क्या है? हाँ, लिपि लिपि है, है। ये भी गलत है, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, तो ये भी तो गलत ही दिया हुआ है।
ठीक है। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करने हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख की बात करेंगे तो प्राकृत में के बात कहूं मैं गलत है तो सही ठीक होगा? गलत है। ब्राह्मी में था, ब्राह्मी में था। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। सही है, ब्राह्मी तो लिपि है। पे अगर बोल रहा है तो ठीक होना चाहिए। पूर्वोत्तर में मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी में है तो ये तो सीधे गलत है। अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन के देखें तो पहला सही लेके अशोक के अधिकांश अभिलेख, ठीक है, प्राकृत में है, ये सही है, ठीक है, लेकिन उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी में है। प्राकृत बात करेंगे, प्राकृत भाषा तो प्राकृत है, ठीक है, लेकिन ये अभिलेख को लिखा गया है किसमें? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखें। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में भी लिखे गया है। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले, ठीक है, अभिलेखों में किया गया। सरे कुना हो गया, कंधार हो गया, तो यहाँ पे आपको इन लिपियों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पूर्वोत्तर से नहीं, क्या होगा? पश्चिमोत्तर हो जाएगा, पहला वाला सही है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तो क्या बताएंगे कौन सम्मिलित नहीं था? तक्षशिला था, तोसली था, तोसली किसकी राजधानी थी? तोसली कलिंग का, कलिंग की राजधानी थी, जिसको अशोक ने साम्राज्य में मिलाया था। 4 साम्राज्य थे उस समय, ठीक है, जबकि काशी नहीं शामिल होती थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काशी जो थी नहीं शामिल होती थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय केंद्र थे। पाटलिपुत्र जो था सेंटर था, 4 को प्रांत देखने को मिलता है, जिसमें तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसली था, स्वर्णगिरी था, ठीक है। और इसका उल्लेख की बात करेंगे तो इसका उल्लेख जो है आपको अशोक के अभिलेखों में भी आपको देखने को मिलता है, समझ गए। जबकि तोसली जो था बाद में चल के मतलब हिस्सा बना, शुरू में 4 ही था, तोसली जो था बाद में चल के हिस्सा बना, जब अशोक ने, ठीक है, अपने शासन के कैवें वर्ष कलिंगा पे आक्रमण करता है, 261, ठीक है। कलिंग पे आक्रमण कब करता है? 8वें वर्ष करता है, ठीक है, मतलब 269 में शासक बनेगा और 8वें वर्ष क्या करेगा? कलिंग पे आक्रमण बनेगा। और कलिंग पे आक्रमण करने का सबसे बड़ा रीजन था दक्षिण भारत के लिए मतलब अपने मार्ग को मतलब क्या करना? खोलना, ठीक है। प्रयाग प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक बृहद शिलालेख है। प्रयाग प्रस्तुति की भाषा की बात करेंगे तो, ठीक है, प्राकृत है, क्या ये बात सही है? संस्कृत सर, संस्कृत रखेंगे। और ये जो प्रयाग प्रस्तुति जो आपको संस्कृत में मिलेगी, यह एक बृहद शिलालेख नहीं है, ठीक है, एक स्तंभ अभिलेख है। क्या है ये? स्तंभ अभिलेख। तो दोनों के दोनों कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। और बात के किनके द्वारा लिखा गया? समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे हरिसेन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, तो प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा पत्र होता था, जो कि शासक प्रशंसा में लिखते थे। क्या करते थे? प्रशंसा में लिखते थे। अरे हरि सिंह की बात करेंगे, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में रहकर क्या उसका निंदा कर सकता है? कि नहीं कर सकता, अच्छा ही लिखेगा ना। तो प्रशंसा पत्र लिखा जाता था उसमें। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता? प्रशंसा होता। तो बहुत सारे राजाओं ने अपना प्रशस्ति पत्र लिखवाया, जिनमें अपने अच्छी अच्छी बातें लिखवाई, ठीक है, अपने शासन से संबंधित, अपने नीति से संबंधित, अपने युद्ध के संबंधित सब कुछ को लिखा गया। तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले हरिसेन की द्वारा लिखा गया, जो कि इसकी भाषा की बात करेंगे संस्कृत है। और ये कोई बृहद शिलालेख नहीं है, क्या एक स्तंभ शिलालेख है। अब स्तंभ शिलालेख क्या होता है? कभी कभी अपने घर में आप जो पुल पुलिया बनते हुए देखे, चाहे सड़क वगैरह बनते देखा है आप लोगों ने? जी सर। जहां पे सड़क का सीमा खराब हो जाता है, देखिएगा एक बड़ा सा पत्थर का एक लगा दिया जाता, लगा नहीं दिया जाता, लिखा जाता माननीय विधायक, ठीक है, उनके उपस्थिति में, जिसपे से, ठीक है, एसडीएम साहब भी थे या फिर डीएम साहब भी थे, सभी जनमानस की उपस्थिति में इतनी राशि स्वीकृत हुई थी। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी उस आदमी के, व्यक्तिगत आदमी के घर से, लेकिन व्यक्तिगत आदमी के घर से इतना किलोमीटर का मार्ग मतलब क्या बना, ठीक है, वो क्या है? तो एक तरह का देखेंगे तो वो भी एक तरह का स्तंभ भी है। क्या है वो? स्तंभ भी है, जिसमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। आज से 50 साल 100 वर्ष के बाद भी अगर वो स्तंभ रहेगा तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी ना, हाँ इस विधायक ने मतलब अपने विधायक फंड से उसका निर्माण करवाया, जस्ट लाइक उस समय भी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो क्या है ये? प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, ये तो बृहद शिलालेख नहीं है, क्या है? एक स्तंभ शिलालेख है, ठीक है, जिसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। और कहां से मिला? तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, इलाहाबाद से मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे चलेंगे तो प्रश्न क्या है? जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? इजिएस्ट क्वेश्चन अभी तक का। किस भाषा में लिखी जातक को? पाली में। की बात करेंगे तो जातक की भाषा आपकी क्या हो जाएगी? पाली हो जाएगी, ठीक है।
बौद्ध धर्म से था ना। हाँ, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जातक में क्या होता था, तो जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया क्या इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक हिस्से शामिल है। अब देखेंगे बौद्ध धर्म में जो, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो बच्चे जो आते थे उनकी उम्र मात्र 15 साल होती थी, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारा बौद्धिक कहानी मतलब इनमें क्या किया जाता था, सुनाया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मनुस्मृति का संकलन किस काल में हुआ, तो मनुस्मृति का संकलन हुआ शुंग वंश में, ठीक है, अगर आपको शुंग वंश का शासनकाल याद होगा तो बन जाएंगे। उसे मित्र शुंग की बात करें 185 बीसी में, कई बार मैंने पढ़ा है 185 बीसी में आते हैं वो, ठीक है। अब इसी से अंदाजा लगाइए क्या आंसर होगा। 220 और तो कौन सा? तो मिलेगा शुंग वंश, ठीक है। 85 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का समाप्ति हो जाता है। अंतिम शासक की बात करें बृहदत्त की हत्या उसके अमत्य ने, अमत्य का मतलब क्या होता है, सेनापति समझ लीजिए, सैनिक प्रमुख समझ लीजिए, उसके द्वारा हत्या की जाती है। उसे मित्रशुंग ने मतलब क्या किया, गद्दी पे अधिकार किया। इस तरीके से आप देखेंगे मगध पे मतलब क्या होता है, एक तरह से देखेंगे ब्राह्मण राज स्थापित होता है, ठीक है। और उसी के काल में, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के काल में ही, ठीक है, मनुस्मृति का संकलन किया गया, जो कि मुख्यतः किसके द्वारा किया गया, मनु के द्वारा किया गया, ठीक है, जो कि भारत के पहले आधुनिक पुरुष भी कहे जाते हैं। एक तरह के कानून भी है, मनुस्मृति क्या है, कानून है। आगे चलेंगे, पुरुष के जिसमें चारों वर्ण की उत्पत्ति का अंश शामिल किस वेद से संबंधित है, तो पुरुष वर्ण किसमें मिलेगा आपको, ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है। 10वें मंडल में आप देखोगे 4 प्रकार के वर्ण के बारे में बात की गई है, जिनमें से बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले ब्राह्मण है जो कि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, क्षत्रिय है जो कि भुजा से, ठीक है, वैश्य की बात करेंगे उनकी जंघा से, ठीक है, और पैर से उन क्षुद्र की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो 4 प्रकार के वर्ण जो था ऋग्वेद में था, लेकिन ऋग्वेद में वर्णात्मक चीजें तो थी। वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब जाति धर्म नहीं होता, वर्ण का मतलब क्या होता है, कर्म कांड। रंग होता है। क्या होता है, रंग होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। तो आप यहाँ पे देखो कुछ ऋग्वेद में जब ये सारी चीजें जब दी गई थी, लेकिन यहाँ पे जाति आधारित व्यवस्था अभी तक नहीं थी। जाति आधारित व्यवस्था की बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, बौद्ध संघ में तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभ में बुद्ध में स्त्रियों के संघ के प्रवेश विरुद्ध थे, बिल्कुल। गौतम बुद्ध खुद भी नहीं चाहते थे संघ में मतलब क्या, महिलाओं का मतलब प्रवेश हो। जैन बौद्ध भिक्षुणियों के निर्माण प्राप्त कर लिया, उन्हें थेरी कहा गया। जिन जैन बौद्ध भिक्षुणियों ने निर्माण प्राप्त कर लिया उनको थेरी कहा गया, ठीक है। तो बात करेंगे तो दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से अगर पूछेगा जाए तो क्या बताएंगे, बौद्ध धर्म से है। अब बात करेंगे बुद्ध भगवान जो थे महिलाओं के मतलब संघ में प्रवेश के खिलाफ थे, लेकिन उनका एक प्रिय शिष्य था जिनका नाम था आनंद, उनके कहने पे बुद्ध भगवान पिघल जाते हैं और महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति जो थे वो दे देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले उनकी उपमाता या फिर विमाता जो थी महाप्रजापति गौतमी, उनको ही संघ में मतलब प्रवेश मिला। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसका घोषणा कहाँ किए थे पहली बार? शायद पहली बार वैशाली में था सर। नहीं, वैशाली में तो शामिल किए थे, राजगीर में घोषणा किए थे। में सबसे पहले ये आई थी, क्या नाम है इनका, हाँ, वैशाली में तो सम्मिलित हो गया था, लेकिन राजगीर में घोषणा किए थे। ठीक है। एक प्रश्न और भी पड़ता, बुद्ध ने अपना वर्षा ऋतु, आखिरी वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताया, तो वो भी वैशाली में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेगा। तो सारी चीजें समझ गए। तो इस तरीके से बौद्ध संघ में महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति मिली, और किसके कहने पे मिली, तो क्या बताएंगे, आनंद के कहने पे मिली, ठीक है। अल्बेरुनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा, भाषा। आप किसी भी संस्कृति को समझने लगा, आप नॉर्थ इंडिया से आते हो, साउथ इंडिया में जब बहुत अधिक विविधता है, तो सबसे पहले आपको क्या दिक्कत होगी उनके कल्चर को समझने के लिए, अपने पे लेकर सोचिए, कॉमन सेंस है, भाषा। दूसरी बात, धार्मिक अवस्था, उनकी प्रथा में विभिन्नता देखने को मिलेगी। आप बोलेंगे अरे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में कल्चर देखेंगे तो एक विवाह की पद्धति है, वहां पे उन लोग में कजन्स में शादी होती है, ठीक है, हम लोग में पाप समझा जाता है, ठीक है। तो आप जब ये देखोगे तो आपको लगा कितनी विभिन्नता है, ठीक है, मतलब ये कैसे होगा। जैसे मैं आज से मैं बता रहा हूँ, आज से 15 साल पहले जिस समय मेरी उम्र 12-13 साल थी, तो उस समय मैंने एक मूवी देखा जिसमें देखा से बुआ के बेटी से एक विवाह हो रहा था, तो फिर हमको लगा सही गलत बना दिया, कैसे कैसे हो सकता है। तो धार्मिक अवस्था और प्रथा में आपको विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे जाओगे नॉर्थ इंडिया में, तो कार्तिकेय भगवान की पूजा सामान्यतः नहीं होती है, उनके छोटे भाई गणेश की पूजा होती है। साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे कार्तिकेय की पूजा होती है, गणेश की पूजा नहीं, कम होती है, ठीक है।
तो बहुत सारे दो चीजें आपको दिक्कतें आएगी, भाषा और धार्मिक अवस्था और प्रथा में आपको विभिन्नता की वजह से दिक्कत आपको आएगी। वहां पर भी सेम रीजन था। अल्बेरुनी को भारतीय समाज को समझाने के लिए किन अवरोधों का सामना करना, तो द फर्स्ट लैंग्वेज और दूसरा धार्मिक अवस्था और प्रथा में विभिन्नता। ठीक है, धन की कमी जैसा कोई भी चीजें नहीं थी। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, दो रीजन थे। इब्न बतूता जब भारत आया तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ, इब्न बतूता कहाँ से आया और कब आया? मोरक्को से। 33 में आता है। कब आता है? 1333 ही ना, 1333 में मोहम्मद बिन आता है। तुगलक के समय। उसके समय एमबीटी का शासन का था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी विद्वता से काफी प्रभावित हुआ, उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था। ठीक है, और इसने बोला से भाई साहब वहां पे इंडिया में उस समय स्पीड पोस्ट की व्यवस्था थी। मतलब क्या था, बहुत जल्दी मतलब डाक सेवाओं को एक जगह से दूसरे जगह मतलब क्या किया जाता था, पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उसने बोला उलुक डाक व्यवस्था जो थी, जो कि अश्व डाक व्यवस्था है। ठीक है, घोड़ा से मतलब होता था। और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। और पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र था। मतलब ध्यान में रखेंगे, पैदल डाक व्यवस्था की बात करेंगे तो अश्व डाक व्यवस्था के प्रति अधिक तीव्र था। बताइए ये कैसे तो संभव? लग रहा है, फिर से गलत है। तीसरा गलत। 3 वाला गलत लग रहा है। पहला और दूसरा सही है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा तो कहा जाता था। चाहिए। ठीक है, क्या घोड़ा होता से था, तेज आदमी दौड़ सकता। कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ। कभी आपने ओलंपिक में दौड़ देखा है क्या? वो क्या होता है, वो लंबा बड़ा वाला दौड़ होता है, देखा है? उसमें देखिएगा दो तरह का दौड़ होता है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति जब दौड़ता है, ठीक है, तो आगे वाला को क्या करता है, दे देता है। ठीक है, वो फिर दौड़ता है, फिर उसको दे देता है। तो ये वाला जो व्यवस्था जो था, ठीक है, इसमें क्या होता है, पैदल डाक व्यवस्था जो था अश्व डाक व्यवस्था से तीव्र था। शॉर्ट रास्ता ये लोग लेता था। ठीक है, घोड़ा तो पहाड़ वगैरह सबको पार नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो क्या करता था, शॉर्ट व्यवस्था लेता था। ठीक है, शॉर्ट रास्ता लेता था। और ये व्यवस्था जो था पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र था। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या होता था, हर जगह पे डाकिया होता था। ठीक है, हर जगह पे क्या होता था, डाकिया होता था। और मतलब क्या करता था, जैसे एक आदमी 10 किलोमीटर चला तो दूसरे को दे दिया, फिर दूसरा व्यक्ति 5 किलोमीटर चला तीसरे को दे दिया, चौथा व्यक्ति फिर चला ऐसे दे दिया, और उस तरीके से पहुंच जाता था। जैसे ऐसा व्यवस्था को आगे चल के किसने अपनाया, तो शेर शाह सूरी ने अपनाया। उन्होंने जब सराय की स्थापना करवाई, सराय की जब स्थापना करवाई तो आप देखोगे प्रत्येक सराय में घोड़ा रखा गया। क्या रखा गया, प्रत्येक सराय में घोड़ा रखा गया। ठीक है, दूसरी बात एक ट्रांसलेटर को रखा गया। ठीक है, शयन की अच्छी व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई। ठीक है, उनके संदर्भ में कहा जाता है उनके राज्य से, ठीक है, कोई महिला, कोई बुजुर्ग महिला, ठीक है, अपने सर पे सोना का टोकरी लेकर भी गुजर जाती थी, फिर भी उनका कोई हाथ नहीं लगाता था। इस सराय व्यवस्था जो था वहां पे घोड़ा होता था। तो सराय जो था ना, एक तरह से आपको देखोगे टेक्निकली, ठीक है, पूरे राज्य में फैला हुआ था। ठीक है, तो सराय ए से सराय बी तक, ठीक है, इनको इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता था। ये घोड़ा से इंफॉर्मेशन सराय सी तक पहुंचा देता था, फिर वो सराय डी तक जाता था। इस तरीके से बहुत लंबी यात्रा भी नहीं करनी पड़ती थी। एक कनेक्टिविटी की वजह से ये हर जगह से दूसरी जगह मतलब पहुंचते रहता था, जिससे मतलब क्या होता था, डाक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती थी। ठीक है, लेकिन उस समय व्यवस्था लोगों के द्वारा किया जाता था, पैदल डाक व्यवस्था, जो कि अश्व डाक व्यवस्था से अत्यधिक तीव्र होती थी। देखने में गलत लग रहा है लेकिन ये सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस पुस्तक के बारे में रात में मैंने अपने क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी? कल रात में भी मैंने अपने क्लास में हिस्ट्री क्लास कल शुरू कर दिया हूं। ठीक है, फ्रैंक्विस बर्नियर। हाँ बिल्कुल, किसने लिखी थी? बर्नियर। और बिल्कुल बर्नियर ने लिखी थी। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी थी। ठीक है, कहाँ का था फ्रांसवा बर्नियर? अरे नाम में ही आंसर छिपा है। अगर पूछेगा कहाँ का था, फ्रांस का फ्रांस था। का। कहाँ था? फ्रांस का था। ठीक है, रात वाले क्लास में गए थे क्या आप लोग? ठीक है, फ्रांस का था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसवा बर्नियर की बात करेंगे, ये मुगल एम्पायर में आते, मुगल एम्पायर के अंतर्गत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। और इन्होंने मतलब देखा से यूरोपियन ढांचा से, ठीक है, भारतीय समाज जो है कितना डिफरेंट है, बहुत सारे चीजों को मतलब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने मतलब सारे चीजों को मतलब शामिल किया। प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? बताइए। मॉन्टेस्क्यू ने किया है। किसने किया है? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया? अभी मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कहाँ का था?
तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। कहाँ का था तो ध्यान में रखिएगा, अगर फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, इसको आपने पारचर निरंकुशवाद, ठीक है, सिद्धांत जो था मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या होता है ये, अगर पूछेगा होता क्या है, ठीक है, क्या होता है तो ध्यान में रखिएगा, ये होता है, क्या होता है जिसके अनुसार एशिया में, ठीक है, मैसेज मत कीजिए, ठीक है, जिसके अनुसार एशिया की बात करेंगे, अपनी प्रजा के ऊपर निर्वाध प्रभुत्व का मतलब क्या कहते हैं, उपभोग करते थे, जिसे दासता की गरीबी की स्थितियों में रखा जा सके। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ठीक है, क्या है, मध्यकालीन भारत में दासों के व्यापार बड़े पैमाने पे होता था। अगर मैं कहूं ये बात सही है तो सही होगी क्या? सही नहीं। दासों का इस्तेमाल मुखबरी में किया जाता था, ये बात सही है क्या? बर्ने ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है, बताइए क्या सही है इसमें से? तीनों सही। तीनों सही है। बड़े स्तर पे होता था, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1,80,000 दासों की संख्या थी, और उसने एक विभाग भी बनाया था दासों के लिए। उस विभाग का नाम क्या था? सब भूल गए, दीवाने बंदगान। क्या नाम था उसका? दीवाने बंदगान। दासों का इस्तेमाल मुखबरी में किया जाता था, बिल्कुल किया जाता, लेकिन दासों का मुख्यतः जो थे ना, युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता था, खेती जैसे कार्य में भी लगाया जाता था, लेकिन मुख्यतः युद्ध में होता था, मुखबरी में भी इनका प्रयोग करते थे। बर्नियर की बात की सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है, बिल्कुल लिखा है फ्रांसुआ बर्नियर ने। ठीक है, सती प्रथा के बारे में क्या किया, विस्तार से लिखा है। ठीक है, 100% सही, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ध्यान में रखना है। जी सर। अब चलेंगे वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ। वे बलपूर्वक वो अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। बताइए क्या सही है? सही है सर, दोनों। ठीक है, इसमें केवल दो सही है। ठीक है, पहला वाला गलत है। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में नहीं हुआ था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में हुआ था। वीर शैव परंपरा की शुरुआत कर्नाटक में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था, 13वीं में नहीं हुआ था। वो अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे, बिल्कुल दफनाते थे। इसका वीर शैव परंपरा की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? बासवना को जाता है। क्या जाता है? वसवना को जाता है। किसे जाता है? वसवना। ठीक है, एक राजा थे कालाचूरी। ठीक है, कालाचूरी राजा के मंत्री हुए थे। काला लिखते हैं ना, कालाचूरी राजा के, ठीक है, क्या थे? मंत्री थे। आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, इनके अनुयायी की बात करेंगे तो वीर शैव कहलाए, मतलब शिव के वीर, एवं लिंगायत, ठीक है, लिंग धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, ध्यान में, दोनों के दोनों समुदाय दक्षिण भारत में बहुत है, वीर शैव भी है और लिंगायत भी है। ठीक है, दोनों के दोनों किससे लिखा? शिव से ही लिखा। ठीक है, शिव से ही निकला। ठीक है, लिंगायत किनको कहते हैं? जो कि मतलब शिव भगवान की पूजा लिंग के रूप में, मतलब शिव भगवान की मतलब पूजा करते थे। ठीक है, अभी भी जितना भी, ठीक है, जितना भी आप देखोगे, ठीक है, अभी जितना भी मतलब स्थल है, उस सब का मतलब क्या होता है? लिंग का ही तो मतलब पूजा होता है ना, जितने भी ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ध्यान में रखना है। मध्यकाल में मलाबार तट में बने मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे स्थानीय मुसलमान, वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे, ठीक है, मातृकुल्यता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया। ठीक है, तो बात करेंगे क्या होगा, तो दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले भारत में मुसलमान कहां पे आया, इस्लाम कहां पे आया? ठीक है, तो इस्लाम का उदय सबसे पहले भारत में देखोगे तो केरल में आपको देखने को मिलता है, मलाबार तट के आसपास आपको देखने को मिलता है। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे, ठीक है, मातृकुल्यता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। दो चीजें इन्होंने कहा। इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विजय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों ने रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव कहा, उनको सूफी कहने लगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये स्थानीय लोग कहाँ पे? मलयालम में आते हैं। और सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले मस्जिद की बात करेंगे तो आपको केरल में ही सबसे पहले आपको मस्जिद भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या था, वो स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलता को नहीं अपनाया और उन्होंने मतलब पितृसत्ता को अपना लिया। ठीक है, बाकी जो था स्थानीय भाषा मलयालम को उन्होंने अपनाया। ये सही है। आंसर तो ए दे रहा है 25 का ना। 25 का ये तो सही है। अच्छा, सॉरी। ठीक है, ये दूसरा गलत है, मिस्टेक। ठीक है, हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलता को ना अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया, गलत है, मिस्टेक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
दोनों का अपनाया था, ठीक है, दोनों मातृकुलता को भी अपनाया था, ठीक है, जो कि स्थानीय लोगों की थी, ये सही है, ठीक है, मिस्टेक। और सबसे पहले मलाबार तट पे व्यापारी के रूप में इन्होंने आया, और सबसे पहले आप देखो मस्जिद का भी बात करेंगे तो इन्होंने निर्माण जो था आप देखेंगे कहाँ पे किया, तो केरल में ही करते हैं, ठीक है। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान एवं सुन्ना की बौद्धिकता व्याख्या की आलोचना की। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया। कौन सही है बताइए? दोनों तो दोनों सही है, ठीक है। इन्होंने धर्माचार्य द्वारा दी गई कुरान एवं सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक आस्था की आलोचना की, ये सही है। और सूफियों ने कुरान व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। दो तरह के मत होते थे इस्लाम में, एक सिया थे, दूसरा क्या थे, सुन्नी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 27 नंबर प्रश्न देखें। किस सिख गुरु के रचनाओं का अंतिम रूप शामिल सिखों के धार्मिक रूप में गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया, क्या बताएंगे? गुरु गुरु गोविंद सिंह। नानक। बिल्कुल ध्यान रखें, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर। किस गुरु सिख गुरु रचनाओं का अंतिम रूप से शामिल करके सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब किया गया? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? अर्जुन देव किए थे ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन अर्जुन देव ने किया था, लेकिन अंतिम रूप से जो गुरु ग्रंथ साहिब जो था विकास उसका आगे भी होता रहा। गुरु तेग बहादुर के समय में जाके अंतिम रूप से इसका विकास हुआ, तब जाके मतलब क्या नाम रखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या मिलता है, तो कुछ सूफी संत के बारे में भी यहाँ पे मिलता है, बाबा फरीद के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। कुछ भक्ति संत हो गए जैसे रविदास और कबीर के बानी का भी आदि ग्रंथ में संकलन किया गया, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इनको गुरु बानी कहते थे। क्या कहते थे इनको? गुरु गुरु बानी। गुरु बानी। क्या बोलते थे इनको? गुरु बानी कहते थे, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? तो बाबा फरीद हो जाएंगे, रविदास हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे, ठीक है। बाबा फरीद के बारे में भी मिलती है, कबीर के बारे में मेरे पूछा जाता है एग्जाम में ये, ठीक है, और रविदास जी के बारे में भी मिलती है, ठीक है। इन सब की बानी आपको मिलेंगे किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। सिख धर्म की स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, तो किन्होंने किया था? गुरु नानक ने किया था। गुरु कब किया नानक। था? 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी से 400 वर्ष बड़े थे ये, ठीक है, ध्यान में इनको रखना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। जब इनकी रचनाओं को जब शामिल किया जाता है तो अंतिम रूप से गुरु ग्रंथ साहिब बन जाता है। अरे मान लीजिए कोई भी एक गुरु बना तो वो अपने चीजों को भी तो शामिल करेगा ना आगे। तो 9वां 10वां गुरु को जब अंतिम रूप से जो शामिल कर दिया गया तो वही तो बन गया गुरु ग्रंथ। उसके बाद किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, ठीक है। जब तक 9वां 10वां गुरु था तब तक विकास हो रहे थे। गुरु तेग बहादुर के पुत्र कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि आखिरी गुरु थे, ठीक है। उनके बाद कोई गुरु पद नहीं हुआ, मतलब 10 गुरु होते हैं टोटल। मीरा के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास रैदास सर। बिल्कुल रैदास गुरु जो थे। मीराबाई के गुरु की बात करेंगे कौन थे? तो रैदास थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पेशे से बात करेंगे तो एक प्रकार के चर्मकार थे। क्या थे ये? चरमकार थे। इनकी विवाह की बात करेंगे तो एक राजघराने परिवार में हुई थी। एक कृष्ण को अपने प्रेमी, अपने पति के मृत्यु के बाद कृष्ण को प्रेमी और पति के रूप में मतलब पूजना मतलब प्रारंभ किया मीराबाई, ठीक है। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? किसने की थी बताइए? मैकेंजी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कॉलिन मैकेंजी ने, ठीक है, हम्पी के भग्नावशेष का खोज किया था। विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, विस्तृत राजधानी हम्पी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन टालीकोटा, राक्षसी तंगरी या फिर और बन्नीहट्टी की लड़ाई में 1565 विजयनगर साम्राज्य का नाश हो जाता है। उसके बाद उसके भग्नावशेष की बात करें, खोज किसने की? ठीक है, हम्पी ने की, किसने? मैकेंजी ने किया था। अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पे किस शहर की स्थापना किया? पूछा हुआ प्रश्न है, बीएसएससी में पूछा था। उसका नाम था नागलापुरम। क्या नाम था? नागलापुरम, ठीक है। अपने माँ के नाम पे मतलब इन्होंने इस शहर की स्थापना किया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे है? तो विजयनगर के समीप ही है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। जिनको दिक्कत होता है आप हिंदी भी देख सकते हैं, ठीक है। आप चलेंगे मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्ट एवं पाही कास्ट। पाही कास्ट वो खेतिहर थे जो दूसरे के खेतों पर, ठीक है, खेती करते आते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या सही है इसमें? सही है। तीनों सही। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत,
या मुजरियान जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे, ये बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 17वीं सदी के स्रोत में दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्ट पर पाही कास्ट। ठीक है, ये भी सही है। पहले खुद कास्ट कौन होते थे? जो कि गांव में रहते थे, जिनमें उनकी जमीनें थी। पाही कास्ट वो खेतिहर मजदूर जो दूसरे गांव पर ठेके पर खेती करने आते थे। हाँ मतलब तीनों से। खुद कास्ट कौन थे? खुद कास्ट मतलब सेल्फ, वो गांव में रहते थे जहां पे उनकी जमीनें हैं। पाही कास्ट क्या होते हैं? तो वो भी खेतिहर थे, लेकिन दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने के लिए आते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पाही कास्ट वे खेतिहर मजदूर थे, दूसरे गांव में ठेकी करने पे आते थे, ये भी सही है। अब खुद कास्ट का क्या होता था? अपने ही गांव में उनकी खेती की भूमि होती थी, कहीं दूसरे जगह पे नहीं जाते थे। सही है। अब मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत की बात करें, किसान के लिए आमतौर पे मुजरियान शब्द या फिर रैयत शब्द का भी मतलब आपको नाम देखने को मिलता है, जो कि ब्रिटिश काल में भी रैयत से रैयतवारी बना। ध्यान में रखेंगे। तो पाही कास्ट वे खेतिहर जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने जाते थे। सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बताया अभी। तीनों सही है। ठीक है। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। सामाजिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। बताइए कौन सही है? तो दोनों सही है। ठीक है, सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, बिल्कुल। गांव की पंचायत में ज्यादातर बुजुर्गों का जमवारा होता था। आमतौर पर गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। ठीक है, यह एक ऐसा अल्पतंत्र है जिसका गांव के अलग अलग संप्रदायों, जातियों, नुमाइंदगी के द्वारा मतलब इसकी सारी कार्य होती थी। ध्यान में रखना है। तो इसका दोनों का दोनों सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब आगे चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, असम के पायक कौन थे? खेतिहर मजदूर थे क्या? दूर देखे यार। किसे बोलते थे पायक? तो पायक उसको बोलते थे, एक तरह के सामंत होते थे जो कि जमीन के बदले सैनिक सेवा देते थे। पायक कौन थे? जो कि जमीन के बदले में मतलब क्या है, सैनिक सेवा देते थे। राजा के पास क्या है, क्या चीज की बहुलता है राजा के पास? तो राजा के पास की बहुलता है। किसकी बहुलता है? जमीन की बहुलता है। अब पायक के पास क्या होता था? अपना एक तरह का छोटा सेना होता था। तो राजा अपना जमीन उसको दे दिया, टैक्स वसूलने का अधिकार किसको दिया? उसके पास टैक्स वसूलने का अधिकार हो गया। अब वो टैक्स वसूले, ठीक है, अपने सैनिकों को भी दे, अपने पास भी रखे, और इसके बदले में जब राजा को जब आवश्यकता हो तो राजा को मतलब क्या दे? तो सैनिक सेवा दे। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना चाहिए। मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित करते हुए विचार करें। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे, अमील गुजार राजस्व कर वसूलने के कार्य संभालता था। खेतिहर नगद भुगतान के द्वारा ही कर अदा करते थे। तो बताइए क्या सही है? तीनों सही है। तीनों सही है। गलत है। खेतिहर लोग नगद भुगतान में नहीं करते थे, फसल के रूप में देते थे। ठीक है, ये गलत है। खेतिहर समाज के जो लोग थे नगद के रूप में भुगतान नहीं करते थे, किसमें? फसल के रूप में भुगतान करते थे। मतलब क्या दिया? फसल दे दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी कर के निर्धारित के लिए रकम को जमा कहते थे। अमील गुजार राजस्व की वसूलने का कार्य करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अमील गुजार राजस्व अधिकारी था एक तरह का। ठीक है, जबकि फसल के रूप में कर को चुकाते थे खेतिहर समाज के लोग। ठीक है, नगद के रूप में नहीं देते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। और ये भी आपका, ठीक है, बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 का, सॉरी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 210 खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी का पेज बाय पेज ये टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। ठीक है, नगद के साथ साथ फसल भी था ना सर? हाँ, जो हाँ, नगद मुख्यतः करना फसल चाहते के हैं रूप में नगद। ही मतलब देते थे। मुख्यतः फसल के रूप में ही मतलब चुका देते थे। नगद भी देते होंगे, लेकिन हाँ, फसल के रूप में टैक्स को चुकाते थे। ठीक है। तो फसलों के रूप में भुगतान का माध्यम जो था खुला हुआ था। ठीक है, आप चलें कितना नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने के बराबर कोताही करते थे। इन कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपने राजस्व मांग को अदा करने में, ठीक है, कोताही करते थे। इसके कारणों के संदर्भ में, ठीक है, असत्य कथन का चयन करें। क्या होगा? प्रारंभिक मांगे, ठीक है, बहुत ऊंची थी, बिल्कुल सही है। कृषि के उपज की कीमतें नीची थी, बिल्कुल सही है। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलना था, जिसके उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। तो यही को गलत लिया है। ठीक है, जमींदार की रैयत
से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध करने तक सीमित था। ये सही है, ठीक है। मतलब कौन सा गलत लिया है? तो राजस्व का निर्धारण फसल के उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। ये गलत है। देखिए, इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब क्या होता था? जिसके परिणाम स्वरूप होता था तो राजस्व की मतलब बात करेंगे तो बकाया की कीमतें, बकाया रकमें मतलब क्या होती थी? बढ़ जाती थी, ठीक है। अब इसके रीजन क्या था? तो इनके इनके मतलब समय पे क्यों नहीं चुका पाते थे? इसका रीजन क्या? पहला जो था, प्रारंभिक मांग जो थी बहुत ऊंची थी, बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जाए तो आगे चल के कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेतिहर का विस्तार होने में आय की वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि को अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। समझे इस बात को? मतलब मान लीजिए जब 5 साल के लिए मांग को रख दिए तो भाई साहब ये भूमि का टुकड़ा है, किसी जमींदार को 5 साल में यहाँ तक 10,000 रुपया देना है, ठीक है। चलो ठीक है, फिक्स हो गया, तो 5 साल में 10,000 रुपया देना है तो देना है। अब हो सकता है शुरुआती तौर पे तो मतलब क्या होगा? नुकसान होगा, लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ेगा तो फसल की कीमत भी बढ़ेगी, तो शुरू के दिन में धीरे धीरे इनका प्रॉफिट भी, मान लो किसी जमींदार को इस खेत से 1,000 रुपया मिला शुरू के दिन में, पहले साल में, दूसरे साल में हो सकता है 1,200 रुपया मिल जाए, तीसरे साल में हो सकता है 1,500 रुपया मिल जाए। तो ये समय के साथ मतलब क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता था इसमें, मतलब ना फिक्स नहीं किया जाता था, जिनके वजह से जमींदारों का मतलब बहुत अधिक दिक्कत होती थी। तो यही रीजन था। दूसरा कारण की बात करेंगे, इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा था, और इसके लिए दलील दी कि जो जो कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, कीमतें बढ़ती जाएगी, तो जमींदारों का बोझ धीरे धीरे मतलब क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। ध्यान में रखना है। दूसरा, ये ऊंची मांग की बात करेंगे, 1790 के दशक में लागू की गई थी, जबकि कृषि की उपज की कीमतें नीचे थी, ठीक है। रैयत क्या होता था? रैयत की बात करें, रैयत किसान को कहा जाता था। सॉल्यूशन दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक चैनल का लिंक दिया हुआ, उसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क को बढ़ाया गया, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करके शक्ति छीन ली गई। बताइए क्या होगा? तो ध्यान में रखेंगे नहीं, सभी नहीं सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है। सीमा शुल्क को नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। क्या किया गया था? जमींदारों की सैन्य टुकड़ी जो थे, उनके पास एक सेना होता था, छोटा सा लठैट जिनको कहते थे, गांव देहात में अभी भी सब सुनते हुएगा, उसको समाप्त कर दिया गया। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करके शक्ति को छीन ली गई, ठीक है। मतलब ये लोग न्याय करने का भी काम करते थे, उसको भी छीन लिया गया, और पुलिस की व्यवस्था करके जो इनके पास जो छोटा मोटा जो शक्ति था, उन सारी चीजों को क्या किया गया? छीन लिया गया। इस तरह से कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित किया, कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आगे, अरे क्या हो रहा है? अब आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न देखेंगे? जोतदार किन्हें कहा जाता था, क्या बताएंगे? कौन थे जोतदार, कौन थे? खेती तो जोतदार की बात करेंगे तो धनी किसानों के वर्ग हो जाएंगे, धनी किसानों के, खेत जोतने वाले किसानों के, छोटे किसानों के जिनके पास अपनी भूमि होती थी, खेतिहर मजदूरों को। तो जोतदार धनी किसानों के वर्ग को मतलब क्या बोलते थे? उनको जोतदार कहते थे। क्या बोलते थे? धनी किसान के वर्ग को क्या बोलते थे? जोतदार कहते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और ये किसने कहा? फ्रांसीसी बुकानन ने कहा है। उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में सर्वेक्षण में धनी किसानों के वर्ग को उन्होंने जोतदार कह के ध्यान में रखने को मिला, ठीक है। किसने कहा था? फ्रांसी बुकानन ने। अब चलेंगे, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथाल को जंगल महालों में बसने का नियंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, ध्यान में रखेंगे। बंगाल जनजातीय झूम की खेती नहीं छोड़ना चाहते, पहाड़िया जनजाति झूम की खेती नहीं छोड़ना चाहते थे। संथालों से अंग्रेजों की अपेक्षा के अधिक राजस्व का लाभ होता था, या फिर संथाल अंग्रेज के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। क्या सही है? संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। पूछा गलत कौन सा है इसमें, तो ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया, ठीक है। संथाल की बात करेंगे तो 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। बंगाल ही इनका मूल निवास था। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पे रखते थे। अब ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि धरती को मां समझते थे, धरती को देवी समझते थे, इसलिए हल नहीं चलाते थे।
और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, ठीक है। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श और वासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और अब भूमि को पूरी तरह से मतलब क्या करते थे, ताकत के साथ जोतते थे। तो इसीलिए मतलब उनको मतलब क्या किया, एक तरह से आप देखेंगे तो मतलब जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया, ठीक है। और संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व का प्राप्ति भी होता। संथाल जनजाति की बात करें, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आप याद रख सकते हो। संथाल विद्रोह की बात करेंगे 1855 में आपको संथाल विद्रोह आपको देखने को मिलता है। राजमहल की तलहटी किस वर्ग में, राजमहल की तलहटी में किस वर्ग एक काफी बड़े इलाकों को दामिनी कोह के रूप में जाना गया? कब बना दिया गया इलाका दामिनी कोह, बताइए? 1832 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1832 में बनाया गया। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया और इस बड़े इलाकों को दामिनी कोह के रूप में जाना गया, जो कि 1832 में बनाया गया था, ठीक है। आगे चल के इसी इलाकों के लेकर आपको विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम की खेती के आगे सफलता पर क्यों नहीं चला सके? पहाड़िया लोग, ठीक है, खेती के अपने तरीके झूम की खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? क्योंकि संथालों ने राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण क्या होगा? तो दोनों के दोनों रीजन थे। झूम की खेती में क्या होता था? झूम की खेती में लोग जमीन पे हल नहीं चलाते थे, जंगल को जला के करते थे ना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न खेती के नाम से जानते कि नहीं जानते हैं? तो संथालों के राजमहल पहाड़ियों में बसने का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि संथाल से क्या होता था, ब्रिटिश को अधिक फायदा होता था। रीजन क्या था, ये जमीन पे हल चलाने में विश्वास रखते थे, कोई दिक्कत नहीं था इनको। तो इनके लिए एक क्षेत्र भी बना दिया गया जिनको क्या बोला गया, दामिनी कोह बोला गया, ठीक है। राजमहल की तलहटी में, ठीक है, एक दामिनी कोह का क्षेत्र बनाया गया, सो रीजन था। और सर्वाधिक उर्वर जमीने के लिए दुर्लभ हो गया, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र में जाने पे प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरीके से पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम की खेती आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। परिसीमन कानून के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच, ठीक है, हस्ताक्षरित से ऋण पत्र लेकर केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। क्या सही है? तो दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया, 1859 में, ठीक है। क्या होता था, रैयत जो होते थे किसान, ठीक है, वो क्या करे, खेती के लिए मतलब क्या करते थे, ऋण ले लेते थे। इनके वजह से ऋणदाता जो था, ठीक है, जिनको शुद्धकोरी, ठीक है, शुद्धकोर कहते थे, और काफी इनका शोषण करते थे इनको, ठीक है। एक तरह से एक मतलब इसके लिए कानून लाया गया 1859 में। इसमें कहा कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या था इसमें, ऋणदाता को इस कानून में घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत को हर तीसरे साल एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बांड आरक्षित हो जाता तो नई चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को क्या करता था, अगला वाला में जोड़ देता था। हाँ, मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था, उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता था। तो बाद में चल के बात करेंगे तो इस तरीके से जो ऋण देने वाले थे उनको कानून को अपने फेवर में कर लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? दक्कन दंगा रिपोर्ट 1875, 1878, 1880 में कब हुआ था? 1878 में हुआ था, ठीक है। किसका शासनकाल रहा होगा इस समय भारत में? लीटन था इस समय, ठीक है। उस समय दक्कन में दंगा होता है, इसके रिपोर्ट को मतलब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1878 में, ठीक है। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थे, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि दंगों के कारण छानबीनों के लिए एक जांच आयोग बैठाया, ठीक है। आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्योंकि लग रहा था कहीं फिर से 1857 जैसा विद्रोह न उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो दक्कन दंगा रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई, याद रखेंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति के छोटा नागपुर स्थित सिंघुल में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? कोल आदिवासी किसने किया? गोनू ने किया। इससे पहले कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था बता सकते? कोल विद्रोह 31 में क्या? 1831 में कोल विद्रोह ऑलरेडी पहले हो चुका था। नेतृत्व किसने किया था कोल विद्रोह का? ये बुद्धू भगत। बुद्धो भगत। क्या नाम था उनका? बुद्धो भगत।
ठीक है, ऑलरेडी कोल विद्रोह हो चुका था। 1857 के क्रांति के जो छोटा नागपुर सिंहभूम में, ठीक है, आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? तो गोनू ने किया। किसने किया? गोनू जी ने किया। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। देखेंगे, बहुत सुंदर प्रश्न। ये गिलास फल, ये गिलास फल, ठीक है, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन का विचार किसने दिया था? डलहौजी। बिल्कुल, डलहौजी ने कहा था। यहाँ पे कैनिंग देके गलत कर दिया। ये भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था, ये भी गलत है। ये अवध के संदर्भ में बोला गया था। किसके संदर्भ में बोला गया था? अवध। अवध के संदर्भ में बोला। किसके संबंध में बोला गया? अवध के संदर्भ में। उसके डलहौजी के कुछ ही दिन के बाद ये कथन क्या होता है? सत्य होता है। 1856 में देखेंगे तो अवध का अधिग्रहण किया जाता है। उसके ऊपर कौन सा मतलब आरोप लगता है? कुशासन। कौन सा आरोप लगता है? कुशासन के आरोप के अनुसार अवध का मतलब क्या? अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, अब कुशासन के आरोप का रिपोर्ट किसने बनाई थी? उस रिपोर्ट को किस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं? तो क्या बताएंगे? आउटरम रिपोर्ट बोलते हैं। कौन सा रिपोर्ट बोलते हैं? तो ध्यान में रखेंगे, उस रिपोर्ट को आउटरम रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, आउटरम ने रिपोर्ट तैयार किया। आउटरम कौन था? तो वहां पे रेजिडेंट था, जिसके साथ सहायक संधि होती थी। और ब्रिटिश एम्बेसडर मतलब रहना शुरू करता, जस्ट लाइक ब्रिटिश पपेट होता था, एम्बेसडर होता जो कि प्रशासन को देखता था। तो एक समय में वहां पे आउटरम भी रहा था। आउटरम के बाद वहां पे कैंपबेल गया था। ठीक है, ध्यान में, जिस समय अवध का अधिग्रहण हुआ उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कैंपबेल था, जो कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ब्रिटिश की ओर से। ठीक है, लेकिन उस रिपोर्ट को ऑलरेडी रेजिडेंट जो था वहां पे क्या नाम था? आउटरम वो तैयार करके गया था। तो कुशासन के आधार पे, कुशासन मतलब अवध प्रशासन बहुत बड़ा है और यहाँ के जो मतलब नवाब जो है, ठीक है, वह मतलब प्रशासन चलाने के कैपेबल नहीं है। इस आधार पे अवध का मतलब क्या क्या अधिग्रहण किया गया। इसके संदर्भ में कहा गया ये फल एक ऐसा फल है, ठीक है, चेरी बोला था। क्या बोला था? चेरी। ठीक है, ये एक चेरी है, एक दिन हमारे ही मुंह में आकर मतलब गिरेगी। ठीक है, अवध के संदर्भ में किसने कहा था? तो डलहौजी ने कहा था। सारे स्टेटमेंट गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर इतिहास का बैच कल से आपका शुरू हो गया है, ऑलरेडी आप देखोगे तो काफी चीजें पढ़ाई जाए। इतिहास को काफी डिटेल्स में कवर किया जा रहा है प्रीलिम्स एवं मेंस के लिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम भी आपका इसमें शामिल है। जो इच्छुक लोग हैं आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आपको सारे सिलेबस को लाइन बाय लाइन कवर किया जाएगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स की गारंटी बैच है, अगर आप पूरा क्लास करते हो तो प्रीलिम्स आपकी नहीं रुकेगी, ये 100% है। ठीक है, कल से आपका पीडी भी शुरू हो रहा है, प्रतियोगिता दर्पण, ये भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। क्या यह बात सही है? सही है। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष किसी भी शासन के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो यही वाला गलत है। देखेंगे आज इस सहायक संधि होती क्या थी। सहायक संधि अगर मान लीजिए हम आपके साथ सहायक संधि कर लेते तो 1798 में सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के समय तैयार किया गया था। और 1798 में ध्यान रखेंगे सबसे पहले किस रियासत को मिलाया गया था? 1798 में सतारा को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सतारा। 48 तो ये हैदराबाद। 1798 में हैदराबाद हो जाएगा, सतारा नहीं। 1798 में हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद ही था। ठीक है, इसमें क्या होता था? तो अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से मतलब रक्षा करेंगे। बिल्कुल, इसमें कहा जाता देखो तुम्हारे ऊपर कोई भी बाहरी हमला हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, हम तुम्हारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ठीक है, अब तुम हमारे शरण में आ गए। ठीक है, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र पे एक ब्रिटिश और सैनिक टुकड़ी तैनात करना पड़ता था। एक ब्रिटिश रख देते थे जो कि रेजिडेंट होता था ब्रिटिश, और उसके अलावा एक सैनिक टुकड़ी भी रखना पड़ता था जो कि ब्रिटिश ही होता था। और इसको सैलरी कौन देगा? तो सैलरी ब्रिटिश नहीं देगा। सैलरी जिस राज्य में ब्रिटिश सैनिक रहेंगे, जिनके साथ सहायक संधि होता था, वो उसको सैलरी देगा। ठीक है, और ये ब्रिटिश सैनिक कभी भी तो बात करेंगे रेजिडेंट या फिर ब्रिटिश के ही तो वफादार होंगे, महाराज का कहां से होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, न तो मतलब जो सहयोगी पक्ष होगा, मतलब राजा जो होगा, न तो किसी शासक के साथ संधि भी कर सकेगा और न ही कभी युद्ध कर सकेगा, न ही शांति कर सकेगा। सारे अधिकार उसके सीज कर लिए जाते थे। एक तरह से अपने घरेलू मामलों के लेकर मतलब क्या था, स्वतंत्रता, घरेलू मामलों के लेकर स्वतंत्र था, लेकिन विदेशी मामले की तरफ पूरी तरीके से गुलाम परितंत्र हो जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी में रख रखाव की व्यवस्था करनी होती थी। सहयोगी पक्ष न तो किसी भी शासक के साथ संधि कर सकेगा, न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सारे कुछ मतलब उसके एक तरह से पूरे पावर को राजा एक तरह से क्या होगा, नाम मात्र का कठपुतली हो गया। सारा पावर किसके हाथ में? ब्रिटिश के हाथ में। अब ब्रिटिश के, ठीक है, ब्रिटिश के बिहाफ पे उस शक्ति का प्रयोग कौन करता था? रेजिडेंट करता था। देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। ठीक है, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? बहुत सुंदर है प्रश्न ये। 1857 लिखा है। अवध के विलय के संदर्भ में कहा गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? अवध के विलय के संबंध में कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखिए किसके संदर्भ में कहा गया? तो अवध के विलय के संदर्भ में ये बातें जो थी कही गई थी। ठीक है, नवाब के निष्कासन से बाद पैदा हुए दुख और अपमान ने इस व्यापक एहसास को उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा, देश से जान जा चुकी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा ना था जहां से जाने आलम से बिछड़ने पे विलाप या शोर न गुजरा हो। ठीक है, जाने आलम मतलब कौन? नवाब। एक लोकगीत में इस बात का शोक व्यक्त किया गया, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन हो। ठीक है, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन हो। ठीक है, मतलब अंग्रेज आया और साथ में क्या कर मुल्क को क्या किया? ले लिया। ठीक है, अवध के संदर्भ में कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? 1793। ठीक है, 1793 1856 में। ठीक है, कब किया गया? ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत एवं दावा हैसियत एवं सत्ता को, ठीक है, और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित है कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं होता था, उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व को स्थापित किया। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को अपनी जमीन से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के अवध में 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने पर यह संख्या घटकर 38% रह गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त आपको देखने को मिलता है। आगे चलेंगे। शाहमल मध्य प्रदेश के बरौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह सेठी के चिन्हाट के विख्यात संघर्ष का हिस्सा लिया। बताइए क्या सही है? शाहमल मध्य प्रदेश के बरौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह के चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। बताइए क्या सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। यूपी के थे। मध्य प्रदेश के नहीं थे। ठीक है, बरौत परगना की बात करेंगे तो ये आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये सही है। मौलवी अहमदुल्ला ने शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। सही है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के नहीं थे, कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। तो पहला वाला जो है गलत है, बाकी सबका सब सही है। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के जेल में बंद कर दिया गया, जो कि वर्तमान में अयोध्या। रिहा होने पर उसने, ठीक है, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों को अपना नेता चुन लिया। ठीक है, उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस के अगुवाई वाली टुकड़ियों की मुंह खानी पड़ी थी, मतलब पराजित हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे बड़ा अपना शत्रु किसे माना था? तो मोहम्मद अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना था। ठीक है, निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण अवरोहीकरण में करना है। ठीक है, चंपारण में नील आंदोलन कब हुआ? 1917 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में। खेरा भी 1918 में। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पे कब प्रतिबंध लगाया गया? 1917। ठीक है, तो 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चलेगा, इसमें प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। मिलाइए तो क्या होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले तो 4 नंबर तो सबसे पहले होगा ना। यस सर। अरे 4 नंबर सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा? चंपारण। ठीक है, उसके बाद चंपारण के बाद अहमदाबाद होता है, फिर खेरा होता है। ठीक है, जी तो सर। 4 के बाद 2 फिर 3 होगा। ठीक है, ध्यान रखें दोनों 18-18 है ना, तो पहले अहमदाबाद और फिर चलेंगे कहाँ चलेंगे? खेरा चलेंगे। ठीक है, तो पहले अहमदाबाद और फिर मतलब क्या होगा? खेरा होगा। ठीक है, महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है? किसने लिखी है? लुई फिशर सर। लुई फिशर ने लिखा है। ठीक है, लुई फिशर ने लिखा है। लुई फिशर की बात करेंगे, पत्रकार था। असहयोग आंदोलन के दौरान आपको लुई फिशर आपको भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, महात्मा गांधी से भी मिला था, अमेरिकी पत्रकार था। आप चलते हैं 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? ब्रूमफील्ड थे। ठीक है, ध्यान में रखें किसने कहा था? ब्रूमफील्ड। ठीक है, ब्रूमफील्ड ने उसने सजा सुनाई था। ब्रूमफील्ड ने लिखा था, क्या कहा था महात्मा गांधी के बारे में? मैं जानता हूं से हमारे
न्यायाधीश हमारे मतलब कोर्ट में अभी तक आपके जैसा कोई महान व्यक्ति तो नहीं आया है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आगे भी कोई नहीं आएगा। मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हूँ, लेकिन मैं अपने नियमों के प्रति भी प्रतिबद्ध हूँ, और अपने नियमों के प्रति, अपने पद के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए ठीक है, सजा हम आपको सुनाते हैं। 6 वर्ष की सजा की प्रावधान किया गया था, लेकिन 2 वर्ष के बाद ही 1924 में इनको छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जो सजा सुनाने वाले व्यक्ति जो था वो भी महात्मा गांधी से काफी अधिक क्या थे, प्रभावित थे। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जी तो यहाँ पे हो गया ये। अब चलेंगे हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 6 वर्षों की सजा हुई थी, लेकिन 2 वर्ष के बाद ही निकल आता है। 1924 से बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता भी करेंगे महात्मा गांधी कर्नाटक में। अब आगे चलेंगे, देखेंगे 52 नंबर प्रश्न क्या है। तो 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। महात्मा गांधी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। महात्मा गांधी आमजन की तरफ वेशभूषा धारण करते, जिनके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप में व्यापक रूप परिवर्तन आपको देखने को मिला। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बोला असत्य कथन का चयन करें, तो कोई भी असत्य कथन नहीं है, सबका सब सही है, ठीक है। जब महात्मा गांधी 1915 में जब बॉम्बे के पोर्ट पे जब उतरते, उनकी वेशभूषा कैसी थी, कठिया वाली वेशभूषा थी, जिसमें धोती पहने हुए थे और देखेंगे वहां पे पगड़ी लपटे हुए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मतलब क्या किया, संयुक्त आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो इन्होंने मतलब पूरे तरह से वस्त्र को ही मतलब क्या कर दिया, त्याग दिया, या फिर ज्यादातर समय में धोती ही पहनते थे, एक ही धोती को पहनते थे, उसी को ओढ़ लेते थे। तो इस तरीके से इनका जो वेशभूषा जो था लोगों से जुड़ने में मदद किया। जबकि कांग्रेस क्या थी, वकीलों का एक तरह का सदन था, समाज के बड़े बड़े लोग जो थे उसमें बैठे हुए थे, इसीलिए गांव के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो इन लोगों ने सबसे पहले गरीबों जनता को जोड़ने के लिए उनके जैसे वेशभूषा को अपनाया। आज भी आप देखेंगे नेता वगैरह जो होंगे क्या खादी का वस्त्र पहनता है, नहीं क्यों पहनता, इसी चीज को करेंगे। किसी नेता को देखे बरेंद्रा को सूट बूट में नहीं देखे हुए क्या, खादी का वस्त्र सामान्य वस्त्र ही जनरली पहनते हैं। 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1929 वाला तो सबसे पहले लखनऊ में तो नहीं हुआ था, पहला ही गलत दिया हुआ है, लाहौर में हुआ था, ये गलत है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, ये सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई है। एक तिथि को निर्धारित किया गया 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। उसी दिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार मतलब क्या बनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस भी मनाई गई, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस में व्यापक कवरेज दी, ठीक है, बिल्कुल व्यापक कवरेज नहीं मिला था, केवल कवरेज मिला था, मतलब कुछ लोग थे लेकिन व्यापक कवरेज नहीं मिला था, ठीक है। ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, दोनों कथन गलत है, ठीक है। क्योंकि पहली राष्ट्रवादी गतिविधि सबनीय अवज्ञा आंदोलन होगा, क्या, जहां पे औरतों की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रमुख भूमिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ अमेरिकन पत्रकार, कुछ अमेरिकन न्यूज मीडिया ने इसको कवर किया था, लेकिन यूरोप ने नहीं कवर किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए, समझ गए, कहां चला। देखिए नमक यात्रा कम से कम 3 चरणों में उल्लेखनीय था। पहला यही वह घटना थी जिससे तब महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। इस यात्रा में यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी, ठीक है, ठीक है। ये पहली राष्ट्रपति गतिविधि जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, भी सही है। तो असत्य कथन कोई नहीं है, मतलब दोनों को दोनों सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, मतलब दोनों स्टेटमेंट बहुत है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो असहयोग के संदर्भ में तो ये गलत हो जाएगा, बाकी आप संदर्भ वाला गांधी है ना, तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। असहयोग में महिलाओं की भूमिका नहीं थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और किसमें थी, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। और 1930 में गांधी जी को, ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का महत्व जो था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी अधिक बढ़ गया था, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी 1930 में गांधी को चुना गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ, दूसरा की बात हो जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, 1931 में होता, पहला 1930 में होता। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन के व्यवस्था को, ठीक है, घोषणा के आधार पर हुआ। वेस्ट मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सफलता मिली, कौन सही है,
पहला सही है। दोनों सही। 5 सत्य कथन की चयन करें तो इसमें केवल एक सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व के शासन व्यवस्था में कांग्रेस को, ठीक है, आधार पर हुआ, ठीक, बिल्कुल सही है। वयस्क मताधिकार के आधार पे, ठीक है, वो चुनावों में कांग्रेस को, ठीक है, 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वयस्क मताधिकार नहीं था। नहीं, वो सही है, 8 में सरकार बना लिया था, ठीक है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के अधिकार पे नहीं था, सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। सीमित, सबको मताधिकार नहीं मिला था, सीमित। 11 से 13% के 11-12% लोगों के पास मत का अधिकार था, ठीक है। उसमें संपत्ति वगैरह को भी ध्यान में रखा गया था। इसको सीमित मताधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वयस्क मताधिकार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ मताधिकार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। सबको मत देने का अधिकार दोगे, उसको वयस्क मताधिकार कहेंगे, ठीक है। सीमित मताधिकार है। आप बोलेंगे बहुत सारे देश है जहाँ पे सीमित मताधिकार है, जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वैसे कंडीशंस को सीमित मताधिकार कहा जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार कीजिए। 1942 में चर्चिल ने भारत में युद्ध एवं शांति के लिए अपने मंत्री स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय के रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है सत्य कथन की चयन करना है। कौन सा सत्य चयन कर कथन करना, बताइए। पहला वाला स्टेटमेंट सही है क्या? सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। 1942 में चर्चिल ने भारत में युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री पर स्टेटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, गलत है ये, ठीक है। विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही, ठीक है, ब्रिटेन ने स्थानीय नेताओं तथा जनता के समर्थन के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। चर्चिल भारतीय सैनिकों का युद्ध में प्रवेश चाहता था। इसी मुद्दे पर गांधी जी तक कांग्रेस से समझौता करना चाहता था, ठीक है। कथन एक जो है गलत है, ठीक है। युद्ध में शामिल करने के लिए क्रिप्स मिशन का कोई लेना देना नहीं था, समर्थन चाहता था, ध्यान में रखेंगे। और कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय के रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे, ठीक है, ये सही है, ठीक है। जबकि युद्ध में शामिल करने के लिए एक मंत्री स्टेट को भारत नहीं भेजा था, समर्थन के लिए भेजा था, तो पहला गलत है, ठीक है। युद्ध का शुरुआत ऑलरेडी 1939 में ही हो चुका था। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 1946 डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में। जैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे में डिवाइड एंड रूल का नारा दिया, और उसी के बाद आप देखोगे हिंसा शुरू हो गई, ठीक है। सबसे बड़ा हिंसा आपको देखने को मिला कलकत्ता में, जहां पे मुस्लिम लीग की सरकार थी, सोहरावर्दी की सरकार थी। तो कलकत्ता से लेकर ग्रामीण हिस्सा पूरे बंगाल में आपको हिंसा देखने को मिला। उसके बिहार और मतलब संयुक्त प्रांत में पंजाब में भी आपको बड़े व्यापक पैमाने पर आपको हिंसा आपको देखने को मिलती है डायरेक्ट एक्शन के भाषण के बाद। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव भी पेश किया था। बताइए कौन सही है? दोनों को दोनों सही है, ठीक है, दोनों को दोनों सही है। सबसे पहले बैठक की बात करेंगे, ठीक है, 9 तारीख को हुई, जिसमें अस्थायी सदस्य को चुना गया। 11 को अस्थायी सदस्य राजेंद्र बाबू को चुना गया, और 13 को नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तिरंगा झंडा का भी प्रस्ताव जो था इन्होंने ही दिया था। राष्ट्रीय ध्वज जिनको हम लोग कहते हैं, जिनमें पट्टियों का, जिसमें क्या था, इसमें क्या था, केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 बराबर, ठीक है, चौड़ाई वाली, ठीक है, पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, ठीक है। जिनमें से बीच में बात करेंगे, जिनमें बीच का रंग की बात करें कैसा होगा, नीला, तथा चक्र क्या होगा, ध्यान में रखेंगे। लेकिन झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वकैया ने झंडा का डिजाइन को तैयार किया था। और महात्मा गांधी ने चरखा वाला झंडा का उन्होंने सुझाव दिया था। भारत सरकार अंतिम में संवैधानिक सलाहकार थे। भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव साहब को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? अगर योजनाकार की बात करेंगे, योजनाकार क्या बताएंगे? भारत सरकार अंतरिम मुख्य योजनाकार कौन थे? SN मुखर्जी। मुखर्जी साहब। देखें, 2 तरह के प्रशासनिक अधिकारी थे। हाँ, मुखर्जी सही है, ठीक है। 2 प्रशासनिक अधिकारी की महत्वपूर्ण सहायता की, इनमें से BN राव थे, तो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे, ध्यान रखेंगे। दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी थे, ठीक है। ये मुख्य रूप से योजनाकार थे। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों का स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता मतलब रखते थे। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे,
संविधान के मसवीदे के विषयों में तीनों सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। खनिज पदार्थों के विषय में राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। 356 गवर्नर की सिफारिश पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। बताइए कौन सा सही है? बताइए सही कौन है? 1 और 3 सही है, ठीक है। दूसरा नंबर गलत है। 1 और 3 सही है सर। दूसरा नंबर की बात करेंगे तो क्या है? खनिज पदार्थों का विषय का राज्य सूची में नहीं रखा गया, किधर रखा गया है? समवर्ती सूची में। केंद्र है। समवर्ती सूची में सर। समवर्ती सूची खनिज पदार्थों को केंद्र सरकार नहीं, समवर्ती सूची नहीं होगा, चेक कर लो। ये केंद्र होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। संघ सूची में अरे कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, राज्य सरकार का थोड़ी ना अधिकार होता है, ठीक है। संघ सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। संघ का विषय है ये। खनिज किसका विषय है? संघ का। खनिज, रेलवे, तार, आईटी, ठीक है, सूचना, सर ठीक है। उसके बाद इसमें हमको हाँ। ये बताइए, जो कोयला जैसे जो पाया जाता है झारखंड में, ठीक है, तो उसको तो मेनली कंट्रोल तो वही का मतलब गवर्नमेंट करता है, कौन तो वो करता कैसे है? कौन करता है आपको फिर? बोला से कोयला का मतलब कंट्रोल मतलब झारखंड सरकार करती है? कहाँ पे आप पढ़ लिए? आपके घर में जो कोयला रॉयल्टी पहुंचेगा तो मिलता सेंट्रल है गवर्नमेंट का टीम पहुंच जाएगी। उसका हिस्सा रॉयल्टी वगैरह मिलता दिया है। जाता है, वो भी क्षेत्र दिखा जाता है कौन सा क्षेत्र। अगर जनजातीय क्षेत्र है तो हिस्सा मिलता है, नहीं जनजातीय क्षेत्र है तो मिलता भी नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन आता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, थैंक यू सर। ठीक है। अगर जो मान जो लीजिए किसी रॉयल्टी क्षेत्र मिलती में अगर है, जनजातीय क्षेत्र में कोई खनिज अगर मिला है तो जनजातीय लोगों को रॉयल्टी वगैरह देने का प्रावधान किया गया। देखा जाता है 6वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची का वो राज्य तो नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, केंद्र के अंतर्गत आता है। और संविधान के मसवीदे पे 3 सूची बनाई गई थी, संघ, समवर्ती और राज्य, ठीक है। और 356 में गवर्नर को सिफारिश पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, बिल्कुल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयकर और अबकारी शुल्क में होने वाली राज्य आय और केंद्र सरकारों के बीच में बांट दी गई। संपत्ति कर तथा बिक्री कर, ठीक है, सरकारों को राज्य सरकार का अधीन रखा गया। क्या सही है? तो दोनों के दोनों सही है, ठीक है। दोनों सही है। आयकर और दोनों अबकारी कर, ठीक है, आयकर और अबकारी कर होगा। आयकर जो का इनकम टैक्स होगा, केंद्र और राज्य के बीच में बांटा जाता है, इसके लिए वित्त आयोग भी है, ठीक है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर को, ठीक है, राज्य के अधीन रखा गया है, ध्यान में रखेंगे, इसमें केंद्र का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। अंबेडकर जातियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। ज्यादातर राष्ट्रवादी, शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। बताइए क्या सही है? दोनों सही। दोनों 64 का केवल ध्यान रखें, केवल 2 सही है। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर, ठीक है, चाहते थे, ये गलत है, ठीक है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग, समाज में तीखी प्रतिक्रिया होने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत तो असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि एक शक्तिशाली एकीकृत केंद्र चाहते थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते थे। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उसमें भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र है। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़ों टुकड़ों हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने, ठीक है, बार बार कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इफाजा होना चाहिए ताकि सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह केंद्र के हित में, देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को, ठीक है, विदेशी आक्रमण से बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस के प्रांतों को काफी स्वतंत्रता देने पे अपनी सहमति व्यक्त की। कुछ हद तक मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहां दखल अंदाजी नहीं दी जा सकी। बंटवारे को देखने के बाद, ठीक है, ध्यान रखें, बंटवारों को राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकरण संरचना के पहले जैसे राजनीतिक दबाव से नहीं बचे, ठीक है। तो पहला वाला गलत है। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन नहीं चाहते, तो वो भी चाहते थे केंद्र के पास ये अधिकार रहे, ठीक है। और ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, ये भी आपका सही है। अंतिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 16 जुलाई 1947 को हुई थी, ठीक है, आखिरी बैठक थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
आप चलेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर सके। उन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। बताइए क्या सही है? दोनों से। केवल दो सही है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर सके, गलत है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, ये सही है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये लोग स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही उभर चुके थे, होम रूल तो बाद में आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब क्या, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 से लेकर 7 के मध्य सारे के सारे नेता उभरे थे, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय, तीनों का संयुक्त रूप से लाल पाल बाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो होम रूल के दौरान ही पहले ही ये लोग क्या हो चुके थे, उभर चुके थे। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे क्रमिक लगातार प्रयास करते रहते थे, का विचार के हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। बताइए कौन सही है? केवल एक। दोनों ठीक है, दोनों को दोनों सही है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआती दौर में देखेंगे तो उदारवादी नेता थे, ठीक है, ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि शुरू में बात करें 1920 के आसपास कांग्रेस को ज्वाइन करता है ये। 1920 में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी सदस्य था, ठीक है। शुरू में इसकी नीति जो थी उदारवादी ही थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाद में जाके मतलब ब्रिटिश के विरोध, उदारवादी कहने का मतलब क्या, ब्रिटिश के तगड़ा मुखर विरोधी नहीं है, ठीक है, इसको भारत के संदर्भ में न जोड़े, ठीक है। अब मोहम्मद अली जिन्ना उदारवादी क्रमिक लगातार प्रयास करने का विचार के हिमायती थे, बिल्कुल, ठीक है। मतलब आंदोलनकारी, मतलब क्या बोलते हैं ना, डू एंड डाई में विश्वास नहीं करते थे, डायरेक्ट एक्शन में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। मतलब ये उदारवादी नेता जो थे, ये तो मुस्लिम को लेकर ना बाद में कट्टरपंथी नेता, इनके ब्रिटिश के खिलाफ इनकी नीति की बात करेंगे तो सामान्य ही तो थी। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वतंत्रता दी जा सके। कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों ने इसे मतलब अस्वीकार कर दिया। बताइए कौन सही है? सी। पहला सही है। ठीक है, दोनों को दोनों सही है। सही है। शुरुआती दौर में कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया था कैबिनेट मिशन को, ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी, लेकिन बाद में जाके कांग्रेस ने मतलब कैबिनेट मिशन की योजना को मतलब स्वीकार कर लिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग तो पहले अस्वीकार कर चुकी थी, कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया था, लेकिन बाद में जाके कांग्रेस इसे स्वीकार भी कर लेती है। टेल ऑफ टीयर्स, टेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न से किस घटना से संबंधित है? टेल ऑफ टीयर्स, तो टेल ऑफ टीयर्स की बात करेंगे तो अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से संबंधित है आपको टेल ऑफ टीयर्स। 18वीं शताब्दी में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कीजिए विचार। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान सतर्कता, संगठित धर्म तथा शहरीपन के आधार पर ही करते थे। ब्रिटिश दर्शन शास्त्रियों, ठीक है, रूसो सभ्यता के इस मानदंड को विस्तृत मानते थे। तो ये पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है, ठीक है। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान सचरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, ठीक है। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, कब दी? बी। ठीक है, 1781 में, ठीक है। ब्रिटेन ने संयुक्त अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, 1781 में दी। आपको पता होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग गुलाम हैं, ठीक है, उसी तरीके से एक समय ब्रिटिश भी गुलाम था, लेकिन वहां पे 13 बस्तियों के ब्रिटेन के खिलाफ मतलब युद्ध छेड़ दिया, 13 बस्ती ने मिलकर। अब बाद में जाकर ब्रिटेन को मतलब क्या करना पड़ा, अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देना पड़ा, ठीक है। संयुक्त अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। दक्षिण राज्यों में दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर टिका हुआ था। दक्षिण राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर टिका हुआ था, गलत है। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी में गृह युद्ध हुआ, बिल्कुल सही है, ठीक है। दक्षिण बात करेंगे, संयुक्त अमेरिका में उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बगानों पर था इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बगानों पर था इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था। दास प्रथा को खत्म करने पे पक्ष में दलीलें दी गई, ठीक है, उन्हें एक अमानवीय प्रथा बताया गया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उनके खात्मे की वकालत करने में राज्यों के बीच में युद्ध हुआ। दास विरोधियों की जीत हुई, जो कि दास के मतलब विरोधी थे, दास प्रथा को खत्म कर देगी। हालांकि अफ्रीकी मुल्क के अमेरिकों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष विजय 20वीं सदी में जाकर मिली, तभी स्कूलों तथा ट्रेनों बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दास प्रथा के मुख्यतः जो दक्षिणी राज्य जो थे, ठीक है, उन्होंने विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पे नहीं टिका हुआ था, गलत है ये, ठीक है, उनका टिका हुआ था। मेटिसो विद्रोह कहां पर? मेटिसो विद्रोह
तो मेटिसो प्रूडो की बात करेंगे, मुख्यतः आपको कनाडा में आपको हुआ, ठीक है। 1869 से लेकर 1885 के बीच मेटिसो विद्रोह, यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज थे, वहां पे एक विद्रोह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उन्होंने, ठीक है, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली, यह कनाडा में हुआ था, ठीक है। देखिए, अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1934 में, ठीक है, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन मूल निवासियों को जमीन खरीदने, ऋण देने का अधिकार हासिल हुआ, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा, जो 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार की गई डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, ठीक है, इस शर्त के साथ संयुक्त अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की, उनके रिजर्वेशन वापस नहीं किए जाएगी, उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। कौन सही है? तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों का स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो आपको मिला था, कब मिला था? 1850 में मिला था ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों के शासन के अधिकार। ये भी ब्रिटिश गुलाम थे, ऑस्ट्रेलिया भी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूक्लियस, मतलब टेरा न्यूक्लियस कहती आई थी। टेरा न्यूक्लियस का अर्थ क्या था, ठीक है, बताइए। अभी जस्ट थोड़ा पहले, जो किसी का नहीं है, क्या था? जो किसी का नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की भूमि को क्या मानती थी? टेरा न्यूक्लियस, मतलब किसी का नहीं है, इसलिए जाकर अधिकार भी कर ली। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? अफीम युद्ध आपको कहाँ पे होता है? चीन में होता है, ठीक है। कब हुआ? तो पहला अफीम युद्ध की बात करेंगे तो 1839 में हुआ था। कब हुआ था अफीम युद्ध? 1839 में हुआ था। अफीम युद्ध के पीछे कारण क्या है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कब से कब तक चला था? 1839 में लेके 42 तक चला था, जिसमें चीनी साम्राज्य की हार हुई थी, अब ब्रिटिश यहाँ पे जीत गया था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1920 में, ठीक है, रूसी क्रांति के समय बाद में हुई, ठीक है। माओ तसे तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते रूस को एक अलग रास्ता चुना, ठीक है। कौन सही थे? केवल दो सही है, ठीक है। स्थापना की बात करें 1921 में हुआ था। अब बोलोगे सर मतलब क्या है ये, क्या अलग रास्ता है? देखेंगे अब यहाँ पे रूस में जो साम्यवादी पार्टी जो है मार्क्स के थ्योरी पे चलता है, ठीक है। क्या चलता है? मार्क्स के थ्योरी पे चलता है। मार्क्स का थ्योरी क्या है? तो मार्क्स का थ्योरी, ठीक है, किसानों के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? किस आप डिटेल में पढ़ेंगे इतिहास को तो समझ में आएगा। किसके लिए? किसानों के नहीं, किसके लिए है? तो मजदूरों के लिए। किसके लिए है? मजदूरों के। दुनिया का मजदूरों का एक होकर नारा किसने दिया? मार्क्स ने दिया। अब मार्क्स जो था अपना आंदोलन, मतलब ये आंदोलन शुरू होगा या फिर क्रांति जो शुरू होगी किससे होगी? मजदूरों से होगी, ठीक है। तो उन्होंने किसानों के अलग क्यों रखा? क्योंकि उनका मानना था, मार्क्स का मानना था, देखो किसान के पास जमीन होता है, जो भी लोग का अपना संपत्ति छीनने का डर होगा कभी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए मार्क्स ने बोला कि साम्यवादी आंदोलन जो आएगी, दुनिया के मजदूर एक होंगे तब भी होंगे। किसानों को इसमें से शामिल नहीं किया, क्योंकि किसानों को इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि किसान के पास क्या होता है? संपत्ति होता है। अगर तुम आंदोलन करोगे, सत्ता के खिलाफ करोगे, राजा के खिलाफ करोगे, सरकार के खिलाफ करोगे, तो सरकार तुम्हारा संपत्ति को जब्त कर लेगी। तो ऐसे कंडीशन में किसानों के पास जमीन है तो कभी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगी। क्योंकि मार्क्स का मानना था क्या? मजदूरी जो करते हो, दैनिक मजदूरों करते उसके पास क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो आज कमाएगा, कल उसको फिर काम करना है, तो इसलिए वो आराम से फ्री होके करेगा। लेकिन जब यहाँ पे जब चीन में जब क्रांति जब आई, साम्यवादी क्रांति, तो देखा से चीन में तो उद्योग का तो विकास हुआ ही नहीं है। तो भाई मजदूर आएगा कहाँ से? तो कार्ल मार्क्स का थ्योरी दिए के सारा का सारा धरा रह गया। चीन में ये चीज फॉलो ही नहीं हो पा रहा था कि उद्योग का विकास नहीं होता था। चीन में रहने वाले लोग जो थे ग्रामीण मजदूर थे, गधे के ऊपर सवारी करते थे, ठीक है, खेती करते थे। तो माओ ने क्या किया? उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें अपना मिर्च मसाला लगा के अलग से एक तारका बनाया, और जिसने साम्यवादी क्रांति में क्या किया? चीन के किसानों को शामिल किया। लगभग 10,000 किलोमीटर की गधा पे बैठ के मतलब पूरा यात्रा करता है, ठीक है। और मतलब वहां पे पूंजीवादी सरकार के खिलाफ, चंगाई शेख की सरकार के खिलाफ मतलब मूवमेंट शुरू करता है। ऐसी तरह चीन में साम्यवादी क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि चंगाई शेख की सरकार को पीछे पलटने में मतलब पूरी तरीके से सफलता मिलती है। चंगाई शेख की सरकार, अभी आपको ताइवान जो देखते हैं ना, ताइवान, ठीक है, ताइवान में उसकी सरकार आपको दिखी जाएगी, ठीक है। तो दो तरह के चाइना है, ठीक है, एक है डीआरसी, ठीक है, एक है पीआरसी। तो पीआरसी वाला चीन जो बना, ठीक है, ये माओ का चाइना था। किसका था? माओ का था, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक डीआरसी बना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चंगाई शेख चाइना था, ठीक है, जो कि कहां बना? ताइवान में बन गया, ठीक है। इस तरीके से दोनों सरकारें बनी, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी, इसे शुरू में यूएनओ में जो मतलब अस्थायी प्रतिनिधित्व का अधिकार, ठीक है, डीआरसी को मिला था, ताइवान को मिला था, जिसको आज दुनिया एज ए नेशन के रूप में भी नहीं मानती है। अब शुरू के तौर पर आप डीआरसी की मतलब आप देखोगे तो एक तरह से नेशन मतलब क्या बोलते थे? अस्थायी प्रतिनिधित्व का दिया गया था। लेकिन बाद में निक्सन की सरकार आती है, ठीक है, और चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित करवाए जाते हैं, ठीक है। तो निक्सन की सरकार आती है, चीन के साथ बहुत अच्छा संबंध स्थापित होता है। चीन को मतलब अस्थायी प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाता है। दुनिया को बोला जाता है तुम
वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करो और ताइवान को देश मानना बंद कर दो, ठीक है। और इस तरह के चीन जो था अपना एक मतलब प्रभुत्वशाली स्थिति में पहुंच जाता है। चीन में लेबर सस्ता था, अमेरिका को अपना व्यापार का फायदा दिखा, अमेरिका की बहुत सारी कंपनी वहां पे चली गई, ठीक है, और खूब व्यापार हुआ। इस तरीके से चीन जो था एक वैभवशाली साम्राज्य बन गया। अगर चीन बहुत अधिक आक्रामक नीति को अभी अब दिखा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं से सरासर जिम्मेवार जो है, ठीक है, कौन है? अमेरिका ही है। तो एक तरह से अमेरिका को समझ लीजिए भगवान शिव और उसको समझ लीजिए भस्मासुर, ठीक है। तो वरदान तो दे दिया, लेकिन आज खुद ही मतलब चीन जो है उसी वरदान को लेकर अमेरिका के पीछे मतलब क्या है, पड़ा हुआ। चीन को विकसित करने में 100% हाथ की बात करें अमेरिका ने तो चीन की दुर्गति बहुत खराब होती अगर वहां पे, ठीक है, 1970 और 80 के मध्य में, ठीक है, अमेरिका का हाथ नहीं होता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? क्लियर? हेलो हेलो, समझ गए। बाहर चला गया क्या बात सब? जब लगे बाहर चला जा रहा है तो बोलिएगा स्टॉप, हम रुक जाएंगे, ठीक है, ठीक है। पीपुल कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखिए जो कम्युनिस्ट शब्द जो आएगा ना, ठीक है, ध्यान में रखेगा, कम्युनिस्ट शब्द कभी भी औद्योगिकरण की बात नहीं होगा, ठीक है। कम्युन्स, कम्युन्स का मतलब क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या है? संपत्ति क्या है? ये मतलब 10 रुपया का संपत्ति है, तो भाई 10 रुपया का संपत्ति क्या है? हमने कमाया। इस पैसा को किसने कमाया? ये मेरा पैसा 10 रुपया, तो मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहता? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता भाई हमने कमाया है, मेरा है। कम्युनिटी क्या कहता है? कम्युनिज्म क्या कहता है? नहीं नहीं, 10 रुपया तुम्हारा, तुम कमाया, ठीक है, कहाँ से कमाया? राज्य का ही पैसा, राज्य के संपत्ति से तो तुम अर्ज किया है ना। बोला हाँ, तो राज्य में कितने लोग हैं? 5 आदमी हैं, तो राज्य के संसाधन से तुम अर्ज करे 10 रुपया के क्या करो? 5-5 लोगों में बांट दो। आप बोलेंगे अरे काम तो केवल हम किए, तो कोई दिक्कत नहीं, काम तुम किए हो, ठीक है, किया है। 4 आदमी काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, देखिए 4 आदमी को भी संपत्ति पर अधिकार होगा। तो क्या अगला दिन से आप काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो कम्युनिज्म शब्द एक तरह से देखा जाए मतलब सामूहिक संपत्ति पे, मतलब एक सामूहिक मतलब संपत्ति पे सामूहिक अधिकार की बात करता है। कम्युनिज्म शब्द ये अपने आप में बहुत बड़ा और व्यापक शब्द है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कभी भी औद्योगिकरण की बात नहीं करें, कभी भी कम्युनिज्म जो है या औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात नहीं की जाएगी। प्रयास कृषि क्षेत्र में किया गया, ठीक है, बिल्कुल। औद्योगिकरण के क्षेत्र में संभव ही नहीं है, क्योंकि औद्योगिकरण में क्या होता है? अरे औद्योगिकरण में देखिए ऐसे मिल में काम करने वाले सारे मजदूर अरबपति है, नहीं है ना? क्यों अरबपति कौन है? तो मिल का मालिक अरबपति है ना। तो कम्युनिज्म शब्द को कभी भी औद्योगिकरण के क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसको समझे। मैं कम्युनिज्म पढ़ाऊंगा, वैसे तो पढ़ना तो नहीं है आप लोगों को बीपीएससी में, लेकिन कभी अगर मौका मिला तो अच्छे से समझा देंगे। ये थ्योरी है, बहुत बड़ा व्यापक थ्योरी है कि दुनिया में आग लगा दी इस थ्योरी ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स बहुत पहले कुछ कुछ कह के चला गया। दास कैपिटल में एक पुस्तक थी उसकी, दास कैपिटल, जो कि 1867 में छपी थी। और उसके बाद दुनिया में माओवाद, ठीक है, माओवाद से लेकर, ठीक है, नक्सलीवाद, ठीक है, नक्सल वगैरह सब जो है इसी थ्योरी पे काम करता है। 1860 में अप्रैल क्रांति किस देश में हुआ? अप्रैल क्रांति चाइना है चीन। चीन। ठीक है, कहाँ पे हुआ? चीन में। दक्षिण कोरिया में हुआ। कहाँ पे हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ, ठीक है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? ये करंट का क्वेश्चन आ गया। जगदीप धनखड़ साहब ने किया था। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली से किया गया, ठीक है। बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जुराई कार्य के लिए किया जाता है। निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। मंदिर में कुल 5 मंडप है, बताइए कौन सही है? तो ध्यान रखिए दूसरा नंबर गलत है, ठीक है। बंसी सी। पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जुराई कार्य के लिए किया जाता है, गलत है। वास्तुकला नागर शैली सही है। लोहे का प्रयोग नहीं हुआ। मंदिर में कुल 5 मंडप है, ये सही है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? गलत है, ठीक है। लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या होता है, बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जराई कार्य के लिए होता है, नहीं। तो इसमें क्या होता है, सफेद मरकना संगमरमर रंगीन संगमरमर का उपयोग जुराई कार्य के लिए होता है, ठीक है। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से 2 महत्वपूर्ण जल निकाय पे फ्रांस की तटरेखा है, बताइए। इसका हो जाएगा आपका अटलांटिक और भूमध्य सागर। अटलांटिक और भूमध्य सागर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ्रांस की क्या है यहाँ पे, तो तटरेखा है, ठीक है, इन निकायों पे, ठीक है। आगे चलेंगे तो प्रश्न क्या है, 84 नंबर, ठीक है, पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है, ठीक है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और किसी किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्तियों व्यवसायों में निवेश जैसे कि कारखाने, भूमि, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी ठीक है देश की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश है। ठीक है, एफपीआई का निवेश एक निष्क्रिय रूप में जाना जाता है, जबकि एफडीआई का निवेश एक सक्रिय और दीर्घकालीन रूप में जाना जाता है। ठीक है, एफपीआई और एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम वाले शामिल है। क्या होगा सही? तो ध्यान रखिए 2 और 3 शामिल होगा, पहला गलत है, सॉरी पहला गलत है, 2 और 3 शामिल है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सोल्यूशन दिया हुआ है, एक बार अच्छे से इसको बिटवीन द लाइंस ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ई टू ई मतलब इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कभी व्हाट्सएप वगैरह में हम लोग चैट वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो केवल इंड टू इंस्क्रिप्शन होता है, मतलब हम और आप ही केवल पढ़ रहे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है, इंड टू इंड मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डाटा को इनक्रिप्ट करना है, मतलब हमने आपको मैसेज भेजा तो किसी 2 ही आदमी नहीं पढ़ सकता, ये जिसे किसी के लिए पहुंच योग्य नहीं हो। सही है, व्हाट्सएप जैसे है, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने ई टू ई का उपयोग करते, तभी जस्ट मैंने चर्चा किया। ठीक है, उपयोक्ताओं के लिए ई टू ई ट्रांसक्रिप्शन का प्राथमिक लाभ तेज डेटा ट्रांसमिशन गति से नहीं, सुरक्षा है। क्या है? तेज गति से नहीं, क्या सुरक्षा है। व्हाट्सएप में, ठीक है, फेसबुक में, टेलीग्राम में, अरे हम जो मैसेज पढ़ते कोई दूसरा थोड़ी ना भेजता है, हम भेज रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई दूसरा नहीं, कंपनी भी चाहेगी तो उसको एक्सेस करना नहीं कर सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं ई टू ई। ठीक है, चलिए वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या होगा? तो यह अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त घुमंटी जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति है। ठीक है, इसमें 9 से लेकर 11 तक के कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को इस छात्रवृत्ति को लाभ पाने के लिए पात्र माना जाएगा। ठीक है, इस योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहले का और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नहीं शुरू हुआ, तो किसके द्वारा शुरू हुआ है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नहीं शुरू हुआ है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट इंडिया प्रोग्राम छात्रवृत्ति से किसको लाभ मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा, ईबीसी को मिलेगा। ठीक है, घुमंटू जनजाति वाले छात्रों को मिलेगा, 9 से लेके 11वीं तक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। ये शिक्षा मंत्रालय की नहीं है, किसकी है? तो अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूर्योदय योजना अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने शुरुआत की थी, छत पे लगे सौर पैनल से। ठीक है, 22 तारीख को शुरू हुआ था, जिस समय राम मंदिर का, ध्यान में रखेंगे, क्या प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक घरों पे मतलब ये लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? तो ताई तसु इंग ने जीता। किसने जीता? कहाँ का? ताइपे की खिलाड़ी है, चीने ताइपी। अभी कहानी सुना रहे थे ना, चीने ताइपी, तो वही चीनी ताइपी वही है, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, चंगाई साख की सरकार वाली। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या बताएंगे? तो ध्यान में, ओमान के साथ। किसके साथ? ओमान के साथ। निम्नलिखित में किसे जन नायक के नाम से जाना जाता है? तो चर्चा में रहे, भारत रत्न मिला इनको, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे देश के, पहला बार 70 से 71 पे। ठीक है, 70 से लेके 71 तक रहे। ठीक है, और एक थे, ठीक है, 77 से लेके 79 थे। इन लोगों इनने सबसे पहले ओबीसी को मतलब क्या किया? ठीक है, जो हाशिए पे जो लोग जो थे उनको आरक्षण दिया, इनके लिए इन्होंने कमीशन बनाया था। कमीशन को क्या बोलते हैं? मुंगेरी लाल आयोग बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मुंगेरी लाल। ठीक है, तो 1990 में जाके आपको आरक्षण मिलता है। मंडल कमीशन बाद में बनती है, 80 में सर बनती है मंडल कमीशन, और 1990 में आरक्षण मिलता है विश्वनाथ प्रताप की सरकार में। लेकिन मुंगेरी लाल कमीशन ने बहुत पहले ओबीसी के आरक्षण की बात की थी। ठीक है, भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, पुरस्कार में 5 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान गलत है, किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जाएगा, मतलब ये उपाधि नहीं है। ठीक है, क्या है? ये अवार्ड है। क्या है? ये अवार्ड है, मतलब अपने नाम के साथ लगा के घूम नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर साहब ये नहीं कह सकते अपने कार्ड पे, नहीं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं कर सकते। नाम उनका सचिन तेंदुलकर ही रहेगा, श्री सचिन तेंदुलकर। नीचे छोटा सा कोना में लिख देंगे भारत रत्न से सम्मानित। ठीक है, क्योंकि ये आपका उपाधि नहीं है, इसे नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो, संविधान का अनुच्छेद का 18 का 1 जो कि उपाधियों का अंत की बात करता है, मतलब किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। लेकिन अपवाद क्या है? शैक्षणिक और सैन्य उपाधि आप धारण कर सकते हो। ठीक है, 18 का 2।
JMM, ठीक है, जल जीवन मिशन JJM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार, अच्छा हो तो। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त जल उपलब्ध करना है। इसका उपयोग सभी ग्रामीण समुदायों के लिए केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित भी करना है। ये नहीं है, जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका सही है। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का एकल पुरस्कार किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने, ठीक है। तो 2024 का ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता। किसे हराया? तो फाइनल मुकाबला में डेनियल मेदवेदेव को हराया, ठीक है। डेनियल मेदवेदेव कौन है? तो ध्यान में रखेंगे रशियन टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और सिनर ने सेमीफाइनल में किसे हराया था? तो नोवाक जोकोविच को हराया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बात करेंगे अरीना सबलंका ने महिला एकल का भी खिताब जीता है, ठीक है। 94 नंबर, ठीक है। डिजाइन लिंक इंसेंटिव DLI की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को, ठीक है, MSME सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे के पहुंच को विस्तृत करना, सुविधाजनक बनाना, सही है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन अग्रणी विज्ञान अनुसंधान और अर्धचालक उपकरण विनिर्माण DLI योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, गलत है। ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना के लिए फंडिंग भी देता है, ये भी गलत है। केवल इसका सही लिया है, एक सही लिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, केवल पहला सही है, ठीक है। DLI योजना विशेष रूप से सेमीकंडक्टर डिजाइन पे केंद्रित है, न कि विनिर्माण सॉफ्टवेयर डिजाइन इनसे संबंधित है। जबकि DLI योजना का लक्ष्य सेमीकंडक्टर प्रस्তুति तंत्र को बढ़ावा देना है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मतलब सही कौन हो गया? तो इसका सही हो जाएगा केवल एक B नंबर, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का मुख्य वास्तुकार की बात करेंगे। मंदिर की वास्तुकार की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मंदिर का नहीं। तो चंद्रकांत सोमपुरा। अगर मंदिर का पूछेगा तो अरुण योगी राज हो जाएंगे, ठीक है। मंदिर के कौन हो जाएंगे? अरुण योगी राज, सॉरी राम भगवान के, राम प्रभु का हो जाएंगे अरुण योगी राज। लेकिन अगर मंदिर की बात करेंगे चंद्रकांत सोमपुरा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? बताइए। तो हरियाणा में किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हरियाणा में किया गया, ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें अध्यक्ष कौन बने थे? डेनिस फ्रांसीसी बने थे, ट्रिनाड एवं टोबैगो से है। सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, कीजिए विचार, ठीक है। क्या है? तो इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है, ठीक है, ठीक है। ये नेपाल, चीन और नेपाल सीमा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं। ये BSF मुख्यतः पाकिस्तान सीमा पे होती है। कहाँ पे होती है? 1965 में स्थापना हुई थी पाकिस्तान में। नेपाल सीमा की रक्षा के लिए हमारे पास SSB है। भारत तिब्बत सीमा के लिए हमारे पास ITBP है, ठीक है, ध्यान में। नेपाल और भूटान सीमा जो कि सबसे सुरक्षित सीमा माना जाता है, वहां पे SSB है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए हमारे पास BSF है, ठीक है, ध्यान रखें। ITBP की बात करेंगे तो वह भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमा पे आपको ITBP आपको देखने को मिलेगा, जिसको पूर्व का प्रहरी के रूप में भी ITBP को ही जानते हैं ना, पूर्व का प्रहरी। हाँ, ITBP असम राइफल्स को बोलते हैं, देख लीजिए किसको बोलते हैं। तो ये सही है, ये सही है आपका। और ये भारत के केंद्रीय सशस्त्र प्रमुख और CFF में से एक है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये भी आपका सभी सही है, ठीक है। ये जो भी केंद्रीय पुलिस बल जो होगा ना, किसके अधीन काम करेगा? तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करेगा, ठीक है, ये गलत है। चीन और नेपाल सीमा की जिम्मेदारी नहीं संभालता। चीन के लिए ITBP, नेपाल के लिए SSB। चलेंगे 99 नंबर प्रश्न को जरा गौर फरमाएंगे। चलिए, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 60 पैरासूट, ठीक है, फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप लोग विचार। हेपेटाइटिस से मुख्य रूप से रक्त आधान के माध्यम से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण जो मुख्य रूप से, ठीक है, लीवर को सूजन का कारण है, ठीक है। हेबिस्योर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, हेबिस्योर, ठीक है, हेपेटाइटिस ए के लिए। तो ये भी सही है, 2 और 3 सही है, ठीक है। मुख्य रूप से रक्तदान से नहीं फैलता है, कैसे फैलता है? ठीक है, दूषित भोजन, पानी, मल मौखिक संपर्क, संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का टीका अभी तक विकसित नहीं किया गया है। इसी के साथ, ठीक है, यह समाप्त हुआ, ठीक है। ज्यादातर लोग जो थे इस क्लास में पेड के ही थे, ठीक है, तो ओपन में करवाने से क्या फायदा, इंटरेस्टेड नहीं है लोग, इसलिए इसको बंद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, पेड में ही चलेगा। अभी तो जितना भी देख रहे हैं लगभग तो पेड के है ही इसमें, ठीक है, तो इसलिए उधर ही चलेगा, ठीक है। अच्छा चीज कराने पे लोग नहीं आते। अब यहाँ पे मैं MCQ करा तो नहीं सकता ना, एक लाइन का क्वेश्चन, ताकि लोगों को भीड़ बुलाऊं। People's not interested